एंशियंट पोएम्स में कहा जाता है कि किस्मत के खुद के प्लान्स होते हैं। एक इंसान को सिर्फ एक ही चीज करनी चाहिए और वो है अपने दिल को सभी इंसानी इच्छाओं से दूर रखना। हालांकि इस रूल को इस्तेमाल करके इंसानों को सिर्फ रोका जा सकता है। 16 साल की उम्र में ही हमारी कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट की बॉडी जो है वो हेवन डिफाइंग बॉडी है। वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है और हेवन रियल में होने के बाद भी वो ग्रेटर परफेक्शन के साथ कल्टिवेट कर सकता है। ज़ैंग रुओचेन, जिसके फादर कुनलुन फील्ड के 9 एम्परर में से एक एम्परर होते हैं। उनका नाम एम्परर मिंग होता है। रुओचेन रोज की तरह अपनी प्रैक्टिस करता है। रुओचेन को विश्वास होता है कि इस टैलेंट के साथ किस्मत उसका कुछ नहीं कर सकती। रुओचेन अपनी स्वॉर्ड स्किल्स को प्रैक्टिस करता है। रुओचेन की स्वॉर्ड स्किल्स को देखकर पीछे से एक लड़की उसे कहती है, तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स जो हैं वो फिर से इम्प्रूव हो चुकी हैं। रुओचेन पीछे मुड़ता है एंड उसे पता चलता है कि वो लड़की शियाओ है। शियाओ के फादर भी रुओचेन के फादर की तरह कुनलुन के 9 एम्परर में से एक एम्परर होते हैं। उनका नाम एम्परर क्विंग होता है। रुओचेन शियाओ से बचपन से ही प्यार करता आया है और शियाओ उसकी मंगेतर भी है। बचपन से लेकर अब तक वो दोनों साथ में ही मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करते हुए आए हैं। यहाँ तक कि सभी लोग ये कहते हैं कि शिहाओ एंड रुओचेन की जोड़ी जो है वो एकदम परफेक्ट है। रुओचेन शिहाओ के साथ अपनी मैरिज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। रुओचेन शिहाओ को वहाँ पर देखकर कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि आज तुम यहाँ पर आने वाली हो। शिहाओ रुओचेन के पास जाती है एंड उसके गले मिलकर उससे चाकू से मार देती है। अपने आखिरी पलों में रुओचेन कहता है, लेकिन क्यों? तुमने मुझे क्यों मारा? मैं तो तुम्हें काफी ज्यादा प्यार करता था, आखिर तुमने मुझे क्यों मारा? जैसे जैसे रुओचेन की आंखें बंद होती हैं तो वो अपनी स्टोरी बताता है। रुओचेन कहता है कि जिस लड़की से वो बचपन से प्यार करता हुआ आया है वो अचानक से बदल चुकी है। रुओचेन चिल्लाता है, शिहाओ आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी आंख खुलती है एंड वो अपने आप को एक दूसरी जगह पर पाता है। असल में रुओचेन अब वो सेम व्यक्ति नहीं रहा था जो कि वो 800 साल पहले था। रुओचेन के कमरे का दरवाजा खुलता है एंड कमरे के बाहर से एक वुमेन आती है एंड रुओचेन से कहती है, क्या तुम्हें आज भी बुरा सपना आया? रुओचेन उठता है, मुस्कुराता है एंड कहता है, नहीं आप चिंता मत कीजिए, वो सिर्फ एक सपना था। कॉन्क्यूबाइन लिन, जो कि रुओचेन की मदर होती हैं, वो कहती हैं, आखिर मैं तुम्हारे बारे में चिंता क्यों ना करूं? जब से तुम छोटे थे तब से लेकर अब तक तुम बीमार ही रहे हो। इस बार तो तुम इतने बीमार हो गए थे कि तुम अपने बेड को भी नहीं छोड़ पाए थे। अगर तुम में कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? लिन को चिंता में देखकर रुओचेन खुद से कहता है, जो वुमेन मेरे अभी सामने खड़ी है वो इस लड़के की माँ है, जिस लड़के की बॉडी के अंदर अभी मैं हूँ। उनका असली बेटा ज़ैंग रुओचेन जो है वो 3 दिन पहले ही मर चुका है। लिन रुओचेन को उसकी दवाई देती है। रुओचेन लिन की स्केयर को देखकर कहता है, मैं जो कि दोबारा से पैदा हुआ हूँ वो मेरे लिए एक स्ट्रेंजर है, लेकिन जब से मैं उठा हूँ तब से वो नॉन स्टॉप मेरा ध्यान रख रही हैं। रुओचेन अपनी मेडिसिन को लेता है, उसमें वो अपनी शक्ल को देखता है एंड कहता है, मैं पिछले जीवन में कभी भी अपनी माँ से नहीं मिल पाया। उस बॉडी में दोबारा से जन्म लेना जो कि मेरी नहीं है, उसने असल में मुझे इस चीज को एक्सपीरियंस करने दिया है कि एक माँ का प्यार कैसा होता है। रुओचेन जैसे अपनी दवाई को लेता है, अब तभी उसकी मदर उसे कहते हैं, तुम्हें इन सपने को आते हुए 3 दिन हो चुके हैं। जब भी तुम इन बुरे सपनों से उठते हो तब तुम शियाओ का नाम लेते हो, आखिर वो कौन है? रुओचेन इस चीज का जवाब नहीं देता, वो शॉक में होता है। अब अचानक से उनके दरवाजे पर बाहर से शोर आने लगता है। जिस जेड पैलेस में रुओचेन होता है उसके बाहर काफी ज्यादा सैनिक होते हैं। जो उस पैलेस की मेड सर्वेंट होती है जिसका नाम यूनेर होता है, वो जैसे उन लोगों से पूछती है कि उनको पैलेस के अंदर आने की परमिशन किसने दी, तभी एक आदमी यूनेर को जोर से पंच मारता है, जिससे यूनेर पीछे जाके एक पिलर से टकराती है एंड उसके मुंह से खून आने लगता है। जिस आदमी ने ये काम किया होता है वो युनवू कमांडरी प्रिंस एंड कॉन्क्यूबाइन शियाओ का बेटा होता है। वो यूनेर से कहता है, आखिर तुम जैसे एक मेड प्रिंस मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे कर सकती है? बाहर के इस हंगामे को होता देख कॉन्क्यूबाइन लिन बाहर आती हैं एंड यूनेर से पूछती हैं, आखिर तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? लिन सामने देखती है तो उसे पता चलता है कि ये काम 8th प्रिंस ने किया है। लिन 8th प्रिंस से कहती है, ये जेड पैलेस है 8th प्रिंस, चाहे तुम एक प्रिंस भी हो उसके बावजूद भी तुम ऐसे ही इसके अंदर नहीं आ सकते। इस बात को सुनकर 8th प्रिंस हंसता है एंड कहता है, मुझे क्वीन ने कमांड दी है कि मैं आपको और मेरे 9वें भाई को जीआई साइड हॉल में मूव कर दूं। आज से जेड पैलेस जो है वो मेरा और मेरी बायोलॉजिकल मदर कॉन्क्यूबाइन शियाओ का होगा। 8th प्रिंस की इस बात को सुनकर लिन के पास कोई और चारा नहीं होता और उसे इस चीज को ना मानते हुए भी मानना पड़ता है। लिन यूनियर को अपने साथ अंदर लेकर जाने लगती है एंड 8th प्रिंस से कहती है, हम कल यहाँ से जीआई साइड हॉल में चले जाएंगे। ये सुनकर 8th प्रिंस उसे रोकता है एंड कहता है, मेरी मॉम ने कहा कि उन्हें आज ही जेड पैलेस के अंदर आना है, इसीलिए तुम लोगों को अभी यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर लिन हैरान हो जाती है
एंड कहती है, लेकिन 8th प्रिंस, आपको पता है कि आपका 9th ब्रदर जो है उसकी हेल्थ काफी ज्यादा खराब है, समय भी बहुत ज्यादा हो चुका है और बाहर तो बहुत ज्यादा ही ठंड है। लिन 8th प्रिंस को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी 8th प्रिंस उसे कहते हैं, लिन, बाहर इस दुनिया में काफी ज्यादा गरीब लोग हैं जो कि ऐसे ही घूम रहे हैं, लेकिन वो सभी लोग मदद के लायक नहीं हैं। अगर मेरा 9th ब्रदर इतना ही ज्यादा कमजोर है तो उसका जिंदा रहने का क्या फायदा। इस बात को सुनकर लिन के आंसू आ जाते हैं एंड वो रोते हुए 8th प्रिंस से कहती है, लेकिन वो तुम्हारा भाई है। रुओचन को भी बाहर की सारी चीजें अंदर तक सुनाई देती हैं। वो अपनी बॉडी की सारी स्ट्रेंथ को यूज करके बाहर आता है एंड अपनी मॉम से कहता है, आपको उनसे भीख मांगने के लिए कोई जरूरत नहीं, हम अभी ही यहाँ से चले जाएंगे। रुओचन को बाहर देख लिन रुओचन के पास जाती है एंड कहती है, आखिर तुम बाहर क्यों आए? बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, तुम अंदर जाओ। रुओचन कहता है, मॉम, हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं, एक दिन हम यहाँ पर वापस आएंगे। लिन इन सभी चीजों से काफी ज्यादा उदास होती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा कमजोर होती है कि वो उस चीज को लेकर कुछ नहीं कर सकती थी। उन लोगों को 8th प्रिंस के सामने झुकना पड़ता है एंड बाहर इतने ज्यादा बर्फ पड़ने के बावजूद भी वो लोग उस घर को छोड़ के चले जाते हैं। जाते हुए रुओचन उस एंशिएंट पोएम को याद करता है जिसमें लिखा था कि किस्मत के खुद के प्लान्स होते हैं, एक इंसान सिर्फ एक ही चीज कर सकता है और वो है अपने दिल को सारी इंसानी इच्छाओं से फ्री करना। रुओचन कहता है, मेरी पुरानी जिंदगी में कभी ऐसे कड़वे पल नहीं आए। ये बताना भी मुश्किल नहीं कि कॉन्क्यूबाइन लिन जो है वो कम्प्लीटली अपनी पावर को खो चुकी है। इतनी ठंड में माँ बेटे को जाता देख सभी लोग अलग अलग बातें करने लगते हैं। रुओचन खुद से कहते हैं, अब हमारे लिए युनवू कमांडरी प्रिंस के पैलेस में अपने पैरों पर खड़ा होना काफी मुश्किल है। रिस्पेक्ट, रिसोर्स एंड कनेक्शन, इस बेरहम कंपटीशन वाली दुनिया में जो लोग स्ट्रांग होते हैं उन्हें सब कुछ मिलता है और जो लोग कमजोर होते हैं वो अपने हिस्से के लिए नहीं लड़ पाते और इसीलिए वो अपने आप को सिर्फ मौत की राह पर ही पाते हैं। जिस घर के अंदर रुओचन एंड लिन को रहना होता है वो घर काफी ज्यादा पुराना होता है, वहाँ पर लाइट्स नहीं होती, इसीलिए लिन वहाँ पर एक मोमबत्ती को जलाती है। रुओचन अपनी मॉम से कहता है, कल वर्शिप की सेरेमनी है ना, इस बार मुझे सेक्रेट मार्क जो है वो सेरेमनी में जरूर मिलेगा ताकि मैं एक वॉरियर बन के अपने आप को प्रूव कर सकूं। मार्क या फिर बोले दिव्य मार्क। मार्क एक ऐसी चीज होती है जो कि भगवान के द्वारा इंसानों को दी जाती है ताकि वो मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर सकें। जो लोग सेक्रेट मार्क को ओपन नहीं करते हैं वो लोग कभी भी जेन्युइन पीक को कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे, जैसे कि वो इस दुनिया के लीडर नहीं बन पाएंगे। 8th प्रिंस को सेक्रेट मार्क तब मिल गया था जब वो 10 साल का था और अब वो येलो रियलम के एडवांस स्टेज पर है और एक यंग वॉरियर है। रुओचन की इस बात को सुनकर रुओचन की मॉम लिन उसे कहती है, रुओचन अब 16 साल का हो चुका है लेकिन उसे अभी तक सेक्रेट मार्क नहीं मिला। 16 साल का हो जाने के बाद सेक्रेट मार्क का मिलना नामुमकिन होता है। 16 साल के बाद कल्टीवेशन की बेस्ट एजेस मिस हो जाती हैं, जिससे ज्यादातर अचीवमेंट्स जो हैं वो नहीं बन पाती। हालांकि लिन को ये सब चीजों के बारे में पता होता है, लेकिन इसके बावजूद भी रुओचन का मन रखने के लिए वो उसे कहती है, मुझे तुम पर विश्वास है। अब लिन रुओचन को वहीं पर छोड़कर आगे जाने लगती है। जाते हुए रुओचन से लिन कहती है, तुम्हें अभी के लिए रेस्ट करना चाहिए क्योंकि हमें कल वर्शिप की सेरेमनी भी अटेंड करनी है। ये सुनकर रुओचन कहता है, आपको भी जल्दी जाकर रेस्ट करना चाहिए। जाते हुए लिन रुओचन से कहती है, ओह हाँ, मुझे याद आया, आखिर ये चियाओ कौन है जिसका नाम तुम अपने सपनों में लेते रहते हो। रुओचन इस बात को सुनकर अपनी मॉम से कहता है, आपको कोई गलत फहमी हुई है, आपने जरूर गलत सुना होगा। ये सुनकर लिन कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, कभी भी 2 वर्ड्स को दोबारा से मत बोलना, शीयाओ। यहाँ तक कि अपने सपनों में भी इसका नाम मत लेना, क्योंकि शीयाओ नाम जो है उसी ने 9 एम्पायर्स को एक साथ मिलाकर एक बड़ा सेंट्रल एम्पायर बनाया है और महारानी का नाम डायरेक्टली बोलना काफी ज्यादा खराब है। अगर किसी ने तुम्हें इनका नाम लेते हुए सुन लिया तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। रुओचन इस बात को सुनकर कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं कभी भी इसका नाम दोबारा नहीं लूंगा। रुओचन अपनी आंखें बंद करता है एंड खुद से कहता है, आज के बाद मैं उसका सबसे बुरा सपना बनूंगा। एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि कुनलुम फील्ड के ईस्टर्न रीजन में काफी ज्यादा कमांड्रीज हैं एंड युनवू कमांड्री जो है वो उनमें से एक कमांड्री है। हर साल सभी कमांड्रीज को फर्स्ट सेंट्रल एम्पायर को सम्मान और टैक्स देना होता है। जिस राजा ने कमांड्री पे रूल किया उसे कमांड्री प्रिंस कहा जाता है। जो सेरेमनी ऑफ वर्शिप है वो युनवू कमांड्री का नेशन वाइड फेस्टिवल है।
इस फेस्टिवल के दौरान सभी बच्चे जो होते हैं वो सेक्रेड मार्क मिलने का इंतजार करते हैं। ज्यादातर बच्चों को ये काफी ज्यादा छोटी उम्र में ही मिल जाती है, लेकिन रुओचन को 16 साल के होने के बावजूद भी सेक्रेड मार्क नहीं मिलता। अब क्योंकि रुओचन भी सेरेमनी ऑफ वर्शिप में आया होता है, उसे वहाँ पर देखकर 8th प्रिंस उसे चिढ़ाते हुए कहता है, तुम ऑलरेडी 16 साल के हो चुके हो, इसीलिए अगर तुम सेरेमनी ऑफ वर्शिप को अटेंड कर भी लेते हो तब भी तुम्हें सेक्रेड मार्क नहीं मिलेगा। क्या तुम यहाँ पर अपनी बेइज्जती कराने के लिए आए हो? 8th प्रिंस के बगल में 6th प्रिंस भी खड़ा होता है, जो कि रुओचन को देखकर कहता है, लोग कहते हैं कि राजा के 9 बच्चे हैं और सभी बच्चे एक दूसरे से अलग हैं। हम 9 भाइयों में से 8 भाइयों को सेक्रेड मार्क मिल चुका है, लेकिन तुम 16 साल के हो चुके हो और अभी तक तुम्हें सेक्रेड मार्क नहीं मिला। 6th प्रिंस की बात सुनकर रुओचन कुछ नहीं कहता। अब 6th प्रिंस का मन यहाँ तक नहीं बढ़ता, तो वो रुओचन से कहता है, आखिर तुम्हारा जिंदा रहने का क्या फायदा है, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। अब तभी 8th प्रिंस कहता है, इसे भूल जाओ 6th ब्रदर, हालांकि हमारे अंदर हमारे फादर का खून है, इसीलिए हमें इजीली सेक्रेड मार्क मिल गया, लेकिन ये चीज आम लोगों के लिए मुश्किल होगा, इसीलिए क्या पता कि रुओचन के अंदर हमारे फादर का खून है भी या नहीं। 8th प्रिंस की बात सुनकर 6th प्रिंस कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी काफी ज्यादा अफवाहें सुनी हैं। सच में रुओचन हमारे रॉयल फैमिली की बेइज्जती करा रहा है। अपने मॉम एंड अपने बारे में इतना ज्यादा बुरा सुनने के बावजूद भी रुओचन कुछ नहीं करता। रुओचन खुद से कहता है, मुझे शांत रहना होगा, जब तक मैं इनसे लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता तब तक इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। रुओचन के हाथ में क्रिस्टल होता है, जो कि उसको उसकी पुरानी जिंदगी में मिला था जब वो 16 साल का था। रुओचन अभी भी हैरान होता है कि 800 साल बाद भी वो व्हाइट कलर का क्रिस्टल उसके पास ही है। रुओचन उस व्हाइट क्रिस्टल को देखता है एंड कहता है, क्या इसका मेरे दोबारा से जन्म लेने के साथ कोई नाता है? अब तभी वहाँ पर युनवू कमांड्री के एक मिनिस्टर आते हैं एंड सभी लोगों से कहते हैं, सेरेमनी ऑफ वर्शिप जो है वो अब शुरू होती है। फेस्टिवल के शुरू होते ही वो लोग अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज को शुरू करते हैं, जिनमें पहली रिलीजियस एक्टिविटी होती है बेल को बजाना और दूसरी होती है बलि चढ़ाना। फेस्टिवल शुरू होता है एंड मिल जैसी चीज से काफी ज्यादा सेक्रेड मार्क जो होते हैं वो बाहर निकलकर दूसरे लोगों को मिलना शुरू हो जाते हैं। पहला सेक्रेड मार्क एक यंग लड़की को मिलता है, जो कि सिर्फ 6 साल की होती है। उस लड़की का जो सेक्रेड मार्क होता है वो ब्लेज्ड सेक्रेड मार्क होता है। इसे एक 4th क्लास सेक्रेड मार्क की लिस्ट में गिना जाता है। अपने बेटी के पास उस मार्क को देखकर उसका फादर काफी ज्यादा खुश होता है एंड वो सभी लोगों को एक पार्टी में बुलाता है। अब अलग अलग बच्चों को मार्क मिलना शुरू होते हैं। ज्यादातर छोटे बच्चों को ही ये मार्क मिलते हैं, और अगर किसी को भी मार्क मिलता तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता, क्योंकि मार्क मिलने के बाद ही तुम एक रियल वॉरियर बन सकते हो और तुम्हारा फ्यूचर भी सुधार सकते हो। अब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ छोटे छोटे 6-5 साल के बच्चों को ये मार्क मिलता है, 12 से 13 साल के बच्चों को भी ये मार्क मिलता है, लेकिन अभी तक रुओचन को कोई मार्क नहीं मिलता। रुओचन खुद से कहता है, सेरेमनी ऑफ वर्शिप खत्म होने वाली है, क्या मुझे कोई मार्क नहीं मिलेगा? अब तभी रुओचन के हाथ में रखा हुआ व्हाइट क्रिस्टल चमकने लगता है एंड तभी उस मिल के अंदर से एक व्हाइट कलर का मार्क बाहर निकलता है एंड सीधा जाकर रुओचन के सर पे लग जाता है। सभी लोगों को मार्क उनके सर पे ही मिलता है। जैसे ही रुओचन के पास उस मार्क को दूसरे लोग देखते हैं तो वो कहते हैं, रुओचन तो 16 साल का हो चुका है, उसके बाद भी उसे एक मार्क मिला है। दूसरे लोग कहते हैं, हाँ वो बचपन से ही काफी ज्यादा कमजोर था, ये उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं। रुओचन को मार्क मिलता देख 8th प्रिंस एंड 6th प्रिंस काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब जैसे ही ये बात युनवू कमांड्री के क्वीन को पता चलती है तो वो अपने सर्वेंट से कह के रुओचन को अपने पास बुलाती हैं। दूसरी तरफ अपने बेटे की इस अचीवमेंट पर लिन के खुशी के आंसू रुकना बंद नहीं होते, लेकिन इस खुशी को भी नजर लग जाती है। क्वीन का सर्वेंट उन दोनों माँ बेटे के पास पहुँचता है एंड उन्हें कहता है, मार्क मिलने की खुशी में बधाई हो 9th प्रिंस। क्वीन ने आप दोनों को अपने पास बुलाया है ताकि वो आपके मार्क को पर्सनली रिव्यू कर सके। इस बात को सुनकर लिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है, क्या क्वीन ने? अपनी मॉम को इतना ज्यादा नर्वस देखकर रुओचन अपने मन के अंदर कहता है, मॉम इतनी ज्यादा नर्वस हो चुकी है, शायद ये क्वीन जो है वो जरूर एक टेढ़ी व्यक्ति होगी। ना चाहते हुए भी उन दोनों को क्वीन के पास जाना पड़ता है। क्वीन के पास जाने के बाद क्वीन उन्हें बताती है कि इस साल की सेरेमनी के इंचार्ज वो है, क्योंकि राजा जो है वो अकेले में रिफाइनिंग कर रहे हैं। अब क्वीन अपने युनवू कमांड्री के एक मिनिस्टर से कहती है कि तुमने 9th प्रिंस के सेक्रेड मार्क के बारे में जानकारी ले ली है। क्वीन की बात का जवाब देते हुए वो मिनिस्टर कहता है, कुनलुन फील्ड के जितने भी मार्शल आर्टिस्ट के सेक्रेड मार्क्स के रिकॉर्ड इस बुक में लिखे हुए हैं, उनमें से कोई भी 9th प्रिंस के मार्क से मैच नहीं होता। इस चीज को सुनकर क्वीन मुस्कुराती है एंड कहती है,
अगर इसका पता नहीं लगाया जा सकता तो शायद से ये सेक्रेड मार्क जो है उसका कोई क्लास नहीं है। अब क्योंकि 9th प्रिंस ऑलरेडी 16 साल के हो चुके हैं और आगे वो अब ज्यादातर चीजों को अचीव नहीं कर सकते, तो रॉयल फैमिली की रिफाइनिंग रिसोर्सेज को बचाते हुए सिर्फ एक मैरो वॉशिंग लिक्विड बॉटल ही 9th प्रिंस को दी जाएगी। इस चीज को सुनकर लिन कहती है, लेकिन जब 7th प्रिंस को उनका सेक्रेड मार्क मिला था तो उन्हें 12 बोतलें दी गई थी, तो रुओचन को सेक्रेड मार्क मिलने के बाद भी एक ही बोतल क्यों दी जा रही है? इस चीज का जवाब देते हुए क्वीन कहती है 7th प्रिंस जो है उन्हें उनका सेक्रेड मार्क तब मिला था जब वो 3 साल के थे, और आखिर में 7th प्रिंस रुओचन को कैसे कंपेयर किया जा सकता है? अब तभी वहाँ पर 8th प्रिंस आता है एंड कहता है जो हमारा 7th ब्रदर है वो हमारी क्वीन का बेटा है और उनके अंदर क्वीन का पावरफुल ब्लड भी है। पूरी युनवू कमांड्री में कोई भी उनके बराबर ताकतवर नहीं है और युनवू कमांड्री का जो फ्यूचर है अब वो सभी 7th प्रिंस के ऊपर है, और इसी वजह से जो हमारे 7th ब्रदर का नाखून है उसकी कीमत भी रुओचन की जान की कीमत से ज्यादा है। अब लिन क्वीन से कहती है, लेकिन जब 8th प्रिंस को उनका सेक्रेड मार्क मिला था तो उन्हें 4 बॉटल्स दी गई थी। क्वीन लिन से कहती है जिसके अंदर जितना टैलेंट होगा उसे उतने ही रिसोर्सेज दिए जाएंगे। सभी प्रिंस में से 9th प्रिंस का टैलेंट सबसे ज्यादा कम है, इसलिए नेचुरली उसे सबसे ज्यादा कम रिसोर्सेज दिए जाएंगे। लिन जैसे इस चीज के खिलाफ आवाज उठाती है तो क्वीन उसे धमकाते हुए कहती है मैंने अपना डिसीजन ले लिया है लिन, अगर तुमने मुझे दोबारा से चैलेंज करने की हिम्मत की तो मुझे तुम्हें दोबारा से पिटवाना पड़ेगा। इस चीज को सुनकर रुओचन कहता है दोबारा से? इसका मतलब ये है कि क्वीन ने पहले भी मॉम को दूसरों से पिटवाया है। रुओचन अपनी मॉम की तरफ देखता है एंड खुद से कहता है मॉम ने जरूर काफी कुछ सहा है, इसलिए मुझे ज्यादा मेहनत करके उन्हें दोबारा से पावर दिलवानी होंगी। क्वीन की सर्वेंट रुओचन को एक मैरो वॉशिंग लिक्विड की बोतल देती है। रुओचन उस बोतल को लेता है एंड अपनी मॉम के साथ वहाँ से जाने लगता है। उन्हें जाता देखकर पीछे से क्वीन कहती है 3 महीने बाद हमारी रॉयल फैमिली का ईयर एंड रिजल्ट का दिन है, इसीलिए 9th प्रिंस तब तक आप ध्यान रखिए कि आप मेहनत करें एंड वॉशिंग मैरो एंड ब्रेकिंग आउट चैनल स्टेज तक तो पहुंच ही जाएं एंड एक रियल वॉरियर बनके राजा को सरप्राइज कर दें। इस चीज को सुनकर 8th प्रिंस कहता है आखिर वो 3 महीने में इस चीज को अचीव कैसे कर सकता है? जिस हिसाब का 9th ब्रदर का टैलेंट है उसे कम से कम उस स्टेज पे पहुंचने में भी 1 साल लगेगा। रुओचन इस बेइज्जती का भी कोई जवाब नहीं देता एंड जाते हुए अपने मन के अंदर कहता है बस तुम लोग इंतजार करो, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। रुओचन को इसका सेक्रेड मार्क मिल जाता है। सेक्रेड मार्क मिलने के बाद रुओचन फर्स्ट स्टेप ऑफ कल्टीवेशन को शुरू करता है। कल्टीवेशन का पहला स्टेप होता है अपने क्वी पूल को ओपन करना। अपने क्वी पूल को ओपन करने के बाद रुओचन को पता चलता है कि क्योंकि उसकी बॉडी वीक है इसीलिए उसका क्वी पूल का साइज एक अंडे के बराबर है। रुओचन खुद से कहता है इतने छोटे से क्वी पूल में तो जेन्युइन क्वी स्टोर नहीं होगी। अब रुओचन उस मैरो वॉशिंग लिक्विड को पीता है जो कि उसे क्वीन ने दिया होता है। उसे पीते हुए रुओचन कहता है जैसे जैसे मेरी कल्टीवेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे मेरा क्वी पूल का साइज भी इंक्रीज होगा। मुझे जिस मेरिडियंस फर्स्ट पे प्रैक्टिस करने पर कंसंट्रेट करना है। अब क्विंग एम्परर मिंग एम्प्रियन के एक दिव्य बुक से येलो रियलम के फर्स्ट लेवल को प्रैक्टिस करना शुरू करता है। उसे प्रैक्टिस करते हुए काफी ज्यादा तकलीफ होती है क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा वीक होती है। रुओचन खुद से कहता है मुझे वॉशिंग मैरो एंड ब्रेकिंग आउट के चैनल स्टेज पर 3 महीने से पहले ही पहुंचना होगा। मैं आज रात को ही उस लेवल पे पहुंचकर एक रियल वॉरियर बन जाऊंगा। रुओचन अपनी पूरी मेहनत करता है लेकिन उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है फर्स्ट मेरिडियन रियलम पर पहुंचने के लिए। काफी ज्यादा देर की कंसंट्रेशन और मेहनत के बाद रुओचन फाइनली वॉशिंग मैरो एंड ब्रेकिंग आउट चैनल स्टेज पर पहुंच जाता है और यहीं से शुरुआत होती है येलो रियलम की। वो येलो रियलम के शुरुआती स्टेज पर पहुंच जाता है। इस दुनिया में मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को येलो, ब्लैक, अर्थ एंड हेवन में डिवाइड किया गया है। ये सारे स्टेज जो हैं वो येलो रियलम, ब्लैक रियलम, अर्थ रियलम एंड हेवन रियलम के इक्वल हैं। ये सभी रियलम्स जो हैं वो 7 छोटी स्टेट्स में डिवाइड की गई हैं और ये 7 स्टेजेस हैं इनिशियल स्टेज, मिड स्टेज, एडवांस स्टेज, डाउन स्टेट, मीडियम स्टेट, फाइनल स्टेट और आखिर में कंप्लीशन स्टेट। मेरिडियन वो रास्ता होता है जिससे कि जेन्युइन की, जिसे कि लाइफ एनर्जी भी कहा जाता है, वो बहती है। मेरिडियन को अपनी बॉडी के अंदर बिल्डअप करने के बाद जेन्युइन की को हर स्टेज में डालने के बाद तुम एक नए स्टेज पर पहुंचते रहोगे। जैसे जैसे तुम्हारा रियलम बढ़ता जाएगा तुम्हारी पावर भी ग्रेटली इंक्रीज होती रहेगी। ज्यादातर वॉरियर्स जो कि एडवांस स्टेज ऑफ येलो रियलम में होते हैं वो एक टेक्निक को कल्टीवेट करने में सक्षम होते हैं। उस टेक्निक को स्ट्रेंथ ऑफ अ बुल कहा जाता है। येलो रियलम के एडवांस स्टेज को ब्रेक थ्रू करने के बाद
लोग येलो रियलम के डाउन स्टेट में पहुंचते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके बॉडी के अंदर 4 बुल्स की स्ट्रेंथ आ जाती है। ये 4 बुल्स की स्ट्रेंथ पिछले वाले स्टेट से 4 गुना ज्यादा होती है। साफ सीधा मतलब ये है, जैसे जैसे तुम्हारा रियलम बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बढ़ती रहेगी। रुओचन अपने हाथ की तरफ देखता है एंड कहता है, अब 3 महीने के अंदर अंदर मुझे येलो रियलम के एडवांस स्टेज में पहुंच कर रहना है, ताकि मैं ईयर एंड रिजल्ट में खुद को प्रूव कर सकूं। मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं अपनी मॉम की शान को वापस नहीं ले आता। अब काफी ज्यादा रात हो जाती है। रुओचन के मॉम उसे छुपकर देख रहे होते हैं। वो उसके कमरे के अंदर इसीलिए नहीं जाते क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो उसको कल्टीवेशन के समय डिस्टर्ब करे। लिन डिसाइड करती है कि वो जितना उससे हो पाए उतने बेस्ट कल्टीवेटिंग रिसोर्सेस और एनवायरनमेंट रुओचन को प्रोवाइड कर सके। लिन इस चीज को डिसाइड करने के बाद अपने कमरे की तरफ चली जाती है। 9 बार सर्कुलेशन करने के बाद लिन का जेन्युइन फी भी डबल हो जाता है। लिन खुद से कहता है, मैं उन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कर रहा हूँ जो कि एम्परर मिंग्स एम्प्रियन में दिए गए हैं। जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो तो नेचुरली काफी ज्यादा तेज होता है, लेकिन उसके बाद भी ये स्पीड मेरे लिए काफी ज्यादा स्लो है। अगर मेरे पास एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल होता तो ये काफी ज्यादा अच्छा होता। एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल मेरी प्रैक्टिस को एक्सलरेट करके डबल या फिर उससे ज्यादा कर देता। एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल एक स्पाइनल होता है जिसे कि स्पिरिचुअल फी से बनाया जाता है। एक नेचुरल स्पिरिचुअल क्रिस्टल जो है वो या तो अर्थ के लेयर के नीचे होते हैं या फिर किसी आदमखोर बीस्ट के बॉडी के अंदर छुपे होते हैं। वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं। स्पिरिचुअल क्रिस्टल को याद करके रुओचन को वो क्रिस्टल याद आता है जो कि उसे 600 साल पहले उसके डैड ने दिया था। रुओचन उस क्रिस्टल को बाहर निकालता है एंड कहता है, क्या ये एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल हो सकता है? अब अचानक से रुओचन का सैक्रेड मार्क और क्रिस्टल दोनों ही चमकने लगते हैं। उस स्पिरिचुअल क्रिस्टल पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए आते हैं जिन्हें कि रुओचन इजीली पढ़कर समझ जाता है। हालांकि हैरानी की बात ये होती है कि रुओचन ने वो वर्ड्स कभी नहीं देखे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे समझ पा रहा था। रुओचन खुद से कहता है, मेरी पिछली जिंदगी में मैंने 100 से ज्यादा बार इस व्हाइट क्रिस्टल पर अपनी जेन्युइन की को डाला था, लेकिन तब तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब इस पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए आ रहे हैं। चीजों को ढंग से समझने के बाद रुओचन को पता चलता है कि शायद ये उसके जेन्युइन की के स्ट्रेंथ की वजह से नहीं, उसके नेचर की वजह से हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि उसके सैक्रेड मार्क का एक नेचर है और शायद जो टाइम एंड स्पेस की बात की गई है वो उसके मार्क से मिलता जुलता है। इस वर्ल्ड में नेचर में 90% ऐसे स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स होते हैं जिनका खुद का कोई नेचर नहीं होता। हालांकि कुछ ऐसे स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स भी होते हैं जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज होती हैं। कुछ स्पेशल एबिलिटीज वाले क्रिस्टल के एग्जाम्पल ये रहे, फ्लेम स्पिरिचुअल क्रिस्टल, आइस प्रोफाउंड स्पिरिचुअल क्रिस्टल, थंडरबोल्ट क्रिस्टल एंड द ब्लड स्पिरिट स्पिरिचुअल क्रिस्टल। ये सभी क्रिस्टल उन वॉरियर्स को मदद करते हैं जिनका सैक्रेड मार्क सेम क्वालिटी का होता है और ये चीज उन्हें तेजी से कल्टीवेट करने में मदद करती है। रुओचन खुद से कहता है, मुझे इन स्पेशल क्रिस्टल्स के बारे में मेरी पुरानी जिंदगी में बहुत कुछ पता था, लेकिन मैंने कभी भी ऐसे स्पिरिचुअल क्रिस्टल के बारे में नहीं सुना जिसका नेचर टाइम एंड स्पेस हो। वैसे भी इंसान जो होते हैं वो टाइम और स्पेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ तक कि भगवान को भी टाइम एंड स्पेस के रूल्स को मानना पड़ता है। अब अचानक से वो टाइम एंड स्पेस स्पिरिचुअल क्रिस्टल चमकने लगता है एंड वो एक ऐसी डायमेंशन को ओपन कर देता है जो कि रुओचन को डायरेक्टली स्पेस में एक बॉक्स में बंद कर देती है। रुओचन का सर पत्थर से टकराता है। रुओचन की हालत खराब हो जाती है। वो रोते हुए कहता है, भगवान का शुक्र है कि मैं यहाँ पर आने से पहले थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन गया था, नहीं तो एक कमजोर सी बॉडी नीचे गिरते ही खत्म हो जाती। रुओचन के पास में एक टेबल होता है जिसके ऊपर 2 चीजें रखी होती है। रुओचन कहता है, आखिर मैं कहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पर अंदर कैसे आया? अब रुओचन की नजर उस टेबल पे पड़ती है। वो उस टेबल के पास जाता है। उस टेबल पे एक स्क्रोल एंड एक बुक रखी होती है। रुओचन पहले स्क्रोल को लेने की कोशिश करता है, लेकिन ना ही वो उस स्क्रोल को उठा पाता है और ना ही उसे वो खोल पाता है। इतनी ज्यादा मेहनत मशक्कत करने के बावजूद भी जब वो उस स्क्रोल को नहीं खोल पाता तो वो पहले बुक के अंदर देखने का डिसाइड करता है। बुक को ओपन करने के बाद रुओचन को पता चलता है कि वो बुक सेंट मोंग शूमी की कार्बन कॉपी है। सेंट मोंग शूमी जो थे वो टाइम एंड स्पेस के लास्ट ओनर थे। जो सैक्रेड मार्क रुओचन के पास है वो टाइम एंड स्पेस का सैक्रेड मार्क है एंड रुओचन के पास भी सेंट मोंग शूमी की तरह ही मार्क है। जैसा कि सेंट मोंग शूमी ने बताया है उसके हिसाब से सिर्फ 2 लोगों को ही पुराने समय में टाइम एंड स्पेस का सैक्रेड मार्क मिला था और अब क्योंकि रुओचन के पास भी एक सैक्रेड मार्क है तो टाइम एंड स्पेस के अब 3 ओनर हो गए। सेंट मोंग शूमी जो है उन्हें मरे हुए 100,000 साल हो चुके हैं। अब रुओचन को पता चलता है कि जिस स्पेस में वो है वो टाइम एंड स्पेस स्पिरिचुअल क्रिस्टल का इंटरनल स्पेस है और इस जगह पर बाहर के मुकाबले टाइम जो है वो अलग चलता है। यहाँ का 3 दिन बाहर के 1 दिन के बराबर होता है। इस बात को जानकर
रुओचन खुद से कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी प्रैक्टिस जो है वो अब दूसरों से 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। ये तो सच में काफी अच्छी बात है। अब रुओचन उस बुक के पेज को पलटाता है एंड नेक्स्ट पेज पे उसे येलो रियलम के डाउन स्टेज के टाइम एंड स्पेस एक्सरसाइजेस से रिलेटेड कुछ लिखा होता है। रुओचन डिसाइड करता है कि वो जल्दी से जल्दी येलो रियलम के डाउन स्टेट पे पहुंचेगा ताकि वो भी पता कर सके कि यहाँ पर टाइम एंड स्पेस को प्रैक्टिस करने के बारे में क्या लिखा हुआ है। रुओचन का पेट अब गुड़गुड़ाने लगता है, रुओचन को भूख लगने लगती है, लेकिन जाने से पहले रुओचन खुद से कहता है, टाइम एंड स्पेस स्पिरिचुअल क्रिस्टल की मदद से मैं 3 महीनों के अंदर अंदर एडवांस स्टेज ऑफ येलो रियलम पे पहुंच सकता हूँ। लेकिन अभी इस चीज की मुझे कोई जल्दी नहीं है क्योंकि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। अब रुओचन उस इंटरनल स्पेस से निकलकर अपने घर पे पहुंचता है। घर पे जाकर वो खाना खाने लगता है। खाना खाते हुए वो खुद से कहता है, वॉरियर बनने के बाद नॉर्मल डाइट जो है वो मेरे लिए काफी नहीं रहेगी, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब तभी लिन रुओचन से कहती है, अब क्योंकि तुमने सेक्रेट मार्क अनलॉक कर लिया है तो तुम्हें नॉर्मल खाना खाने की कोई जरूरत नहीं। लिन रुओचन को 10 ब्लड पिल्स देती है एंड उसे कहती है, अभी के लिए तुम ये ले लो, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए होगा तो उसके लिए मैं तुम्हारे लिए किसी चीज का इंतजाम कर दूंगी। रुओचन ब्लड पिल्स को देखकर कहता है, लेकिन मॉम ये तो काफी ज्यादा महंगे हैं। सिर्फ एक ब्लड पिल की कीमत जो है वो 5 सिल्वर कॉइन्स है और आप मेरे लिए 10 ब्लड पिल्स को लेकर आई हैं, यानी कि 50 सिल्वर कॉइन्स। आखिर आपके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। अब तभी यूनिर रुओचन से कहती है, आपकी मॉम ने उनकी फेवरेट गोल्ड हेयर पिन जो है उसे 10 ब्लड पिल्स के लिए मार्केट में बेच दिया। लिन को ये बात जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि यूनिर ने रुओचन को सच बता दिया है। अब तभी लिन रुओचन से कहती है, रुओचन इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक तुम एक रियल वॉरियर हो तब तक मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगी, और चाहे इसके लिए मुझे अपनी ज्वेलरी भी क्यों ना बेचनी पड़े। इस चीज को सुनकर रुओचन इमोशनल हो जाता है एंड वो कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं रियल वॉरियर बनने के लिए अपना बेस्ट दूंगा और आपको बचाऊंगा। रुओचन अपने मन के अंदर कहता है, मैं भी मॉम को नहीं बता सकता कि मैं ऑलरेडी एक रियल वॉरियर बन चुका हूँ, मैं इतनी ज्यादा तेजी से इम्प्रूव किया हूँ, तो अगर किसी भी प्रिंस या क्वीन को पता चल गया तो वो हमारे लिए मुसीबत जरूर खड़ी करेंगे। मैं अभी भी काफी ज्यादा कमजोर हूँ, मुझे अभी भी ताकतवर बनना है। अब अगला दिन हो जाता है जब यूनर लिन के बाल बांध रही होती है तो वो उसे बताती है कि एक वॉरियर को सिर्फ ब्लड पिल्स की जरूरत नहीं होती, उसे मार्शल स्किल्स को भी प्रैक्टिस करना होता है ताकि वो अपने मरीडियंस को ओपन कर सके। अब लिन यूनर से कहती है, मैं ये जानती हूँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा लोवेस्ट लेवल स्किल्स भी होती हैं वो भी 500 सिल्वर कॉइन से ज्यादा की होती हैं, और अभी मैं इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकती। प्लस क्योंकि अभी क्वीन जो है वो हर चीज के इंचार्ज है, इसीलिए वो रुओचन को लाइब्रेरी में भी एंटर नहीं करने देंगे। लगता है सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। यूनर लिन से कहती है, तो क्या आप वापस से लिंस के पास जाने वाली हो? लेकिन आपका रिश्ता तो उनसे 3 साल पहले ही खत्म हो गया, क्या वो 9th प्रिंस को एक मौका देंगे? लिन यूनर से कहती है, अगर वो रुओचन की मदद करेंगे तो मैं अपने पैरों पर झुककर उनसे माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। ये सुनकर यूनर कहती है, लेकिन उस समय जो हुआ उसमें तो आपकी कोई गलती थी नहीं। 3 दिन बाद रुओचन जो होता है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड वो फाइनली ड्रैगन एंड एलिफेंट प्राजना पाम के फर्स्ट स्टेप को मास्टर कर लेता है। रुओचन खुद से कहता है, ये टेक्निक जो है वो मेरे लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये टेक्निक मेरी बॉडी को ताकतवर बनाने में मदद करेगी। मेरे क्वी पूल में जो जेन्युइन क्वी है वो भी भरी हुई है, इसीलिए अब मैं अपनी सेकंड मरीडियन को डेवलप कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे मैरो वॉशिंग लिक्विड की जरूरत होगी। आखिर मुझे एक दूसरी या फिर उससे ज्यादा मैरो वॉशिंग लिक्विड कहाँ से मिलेंगे? अब तभी वहाँ पर यूनर आती है एंड रुओचन से कहती है, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपके मॉम जो है वो आपको कब से ढूंढ रहे हैं। यूनर को वहाँ पर देखकर रुओचन उसे कहता है, मैं सिर्फ बाहर की हवा लेने आया था, वैसे क्या आपके हाथ पे जो चोट लगी थी वो ठीक हो गई है? यूनर मुस्कुराते हुए रुओचन से कहती है कि उसके जैसे सर्वेंट्स जो है वो मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए उसकी चोट को ठीक होने में 3 और महीने लग जाएंगे। यूनर रुओचन को उसके बारे में सोचने के लिए शुक्रिया कहती है एंड उसे बताती है कि आज वो महल के बाहर जा रहे हैं। रुओचन यूनर से कहता है कि बाहर हम कहाँ पर जा रहे हैं? यूनर उसे कहती है, हम निंगशन को देखने के लिए जा रहे हैं, आप उससे काफी समय से नहीं मिले, इसीलिए आप काफी ज्यादा खुश होंगे, है ना? रुओचन निंगशान का नाम सुनकर कहता है, निंगशन? आखिर वो कौन है? जिस तरीके से यूनर ने उसका नाम लिया उससे ऐसा लगता है कि ओरिजिनल रुओचन जो है उसका इस लड़की के साथ कुछ संबंध था। अब रुओचन अपनी मॉम के साथ लिन मैंशन पर पहुंचता है। लिन फैमिली एक इज्जतदार फैमिली होती है। लिन मैंशन में पहुंचने के बाद रुओचन को पता चलता है कि वो उसके मॉम के फैमिली के पास आया है। अपने मॉम की फैमिली के बारे में जानकर रुओचन अपने आप से कहता है, अगर मॉम की फैमिली इतनी ज्यादा वेल रेप्यूटेटेड फैमिली है तो उनको उनसे कोई सपोर्ट क्यों नहीं मिलता, और वो कमांडरी प्रिंस मैंशन में इतने ज्यादा धक्के क्यों खा रही हैं? इसके पीछे जरूर एक कहानी होगी।
लिन मेंशन के अंदर जाने के बाद लिन रुओचन से कहती है, रुओचन मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम नियानशेंग को देखने के लिए काफी ज्यादा उतावले हो गए। अब क्योंकि तुम्हारे पास भी एक सेक्रेट मार्क है, इसलिए तुम्हारे पास उससे ज्यादा बात करने का एक मौका है। इस मौके का फायदा उठाओ। अपने मॉम के एटीट्यूड एंड सिस्टर यूनर के एटीट्यूड को इतना बदला हुआ देखकर रुओचन निंगशन के बारे में और ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। लिन फैमिली का एक मेंबर कॉन्क्यूबाइन लिन को अपने साथ बुलाता है एंड रुओचन को वहीं पर रहकर जो उसकी मर्जी आए वो करने के लिए कहता है। अब तभी रुओचन को यूनर कहती है, नाइन्थ प्रिंस आप निंगशेंग से जाकर क्यों नहीं मिलते? वो जरूर ड्रिल कॉलेसियम में होगी। इस जगह पर लिन फैमिली के सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं। यूनर की बात सुनकर रुओचन कहता है, तो ठीक है चलो हम ड्रिल कॉलेसियम की तरफ चलते हैं। अब ड्रिल कॉलेसियम में पहुंचने के बाद रुओचन लिन फैमिली के सभी लोगों को प्रैक्टिस करता हुआ देखता है। रुओचन को पता चलता है कि यूनवो कमांड्री में लिन फैमिली को एक अच्छी फैमिली माना जाता है। रुओचन निंगशन को प्रैक्टिस करता हुआ देखता है। उसे पता चलता है कि निंगशन की मार्शल आर्ट स्किल्स जो है वो मीडियम स्टेट ऑफ येलो रियलम तक पहुंच चुकी हैं। इसका साफ सा मतलब ये है कि वो 8th प्रिंस से काफी अच्छी है। अब जैसे ही लिन फैमिली के स्टूडेंट रुओचन को देखते हैं तो उसके बारे में काफी ज्यादा बुरी बातें करने लगते हैं। जो ओरिजिनल रुओचन होता है उसका हमेशा से ही निंगशन पे क्रश होता है और ये बात भी लिन फैमिली के लोगों को पता होती है। इसके अलावा निंगशन की एंगेजमेंट 7th प्रिंस के साथ डिसाइड हो जाती है और इस चीज के बारे में भी वो लिन फैमिली के लोग बात कर रहे होते हैं। सभी लोगों को उसके बारे में ये सब बोलता देख रुओचन को गुस्सा आता है, लेकिन वो तब कुछ नहीं कहता। लिन मेंशन के अंदर कॉन्क्यूबाइन लिन अपने भाई से बात कर रही होती है। उसका भाई उससे कहता है कि प्रिंस ने अगर सेक्रेट मार्क को अनलॉक कर लिया है तो उसे कमांडर प्रिंस मेंशन के बुक कलेक्शन पवेलियन में जाना चाहिए था। अब क्योंकि लिन ने अपने भाई से बुक एंड प्रैक्टिस स्किल्स मांगी होती हैं, तो इस चीज के जवाब में उसका भाई कहता है कि वो यहाँ पर उनसे बुक मांगने क्यों आई है, क्योंकि 9th प्रिंस को बुक पवेलियन में जाना चाहिए। अपने भाई की ये बात सुनकर लिन अपने भाई से कहती है, मैं यहाँ पर तुमसे बुक मांगने के लिए नहीं आई हूँ बड़े भाई, मैं तुमसे यहाँ पर बुक के लिए भीख मांगने आई हूँ। क्या तुम रुओचन को एक बुक एंड प्रैक्टिसिंग स्किल्स दे सकते हो? आखिर में वो तुम्हारा भांजा है। ये सुनकर लिन का बड़ा भाई गुस्से में आ जाता है एंड वो कहता है, आखिर तुम्हारी यहाँ पर आकर रिलेशन के बारे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? 3 साल पहले जब मैं कमांडर प्रिंस मेंशन में मदद मांगने के लिए आया था तब तुमने अपने भतीजे चिन्नियों को क्यों नहीं बचाया? लिन अपने बड़े भाई को बताने की कोशिश करती है कि 3 साल पहले क्या हुआ, लेकिन वो किसी वजह से पूरी बात नहीं बता पाती। उसका बड़ा भाई काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, बस तुम यहाँ से चले जाओ, हमारी फैमिली ने तुमसे काफी समय पहले ही रिश्ते खत्म कर दिए थे, आज के बाद तुम यहाँ पर कभी मत आना। अपने बड़े भाई की ये बात सुनकर लिन रोते हुए अपने घुटनों पर बैठ जाती है एंड कहती है, भाई आखिर तुम ऐसे बेदर्द कैसे बन सकते हो, मुझे फादर से मिलना है। लिन की ये बात सुनकर उसका बड़ा भाई कहता है, फादर अभी यहाँ पर नहीं है, तुम उनसे अभी नहीं मिल सकती। और एक और बात है, निंगशेंग जो है वो 7th प्रिंस के साथ बहुत जल्दी ही एंगेजमेंट करने वाली है, इसीलिए तुम्हें रुओचन को बता देना चाहिए कि उसे निंगशन से आज के बाद दूर ही रहना है। ये बात सुनकर कॉन्क्यूबाइन लिन कहती है, लेकिन तुम्हें पता था कि रुओचन को निंगशन कितनी ज्यादा पसंद है? अगर उसे 7th प्रिंस और निंगशन के एंगेजमेंट के बारे में पता चला तो तुम्हें पता है ना कि उससे कितना ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी तुमने 7th प्रिंस को क्यों चूज किया? लिन का बड़ा भाई उसे कहता है, क्योंकि 7th प्रिंस जो है वो एक जीनियस है। यूनवो कमांडर की इस जनरेशन में कोई भी उसके बराबर जीनियस नहीं है। और वैसे भी रुओचन का 7th प्रिंस के साथ कोई कंपैरिजन है भी नहीं। निंगशन और 7th प्रिंस की एंगेजमेंट जो है वो लिन फैमिली को काफी ज्यादा फायदा भी पहुंचाएगी। ये सुनकर कॉन्क्यूबाइन लिन कहती है, क्या निंगशन भी 7th प्रिंस के साथ शादी करना चाहती है? क्या वो परिवार के फायदे के लिए इस शादी से खुश भी रहेगी? इस चीज का जवाब देते हुए लिन का बड़ा भाई कहता है, तुम गलत हो, निंगशन ने अपनी मर्जी से इस डिसीजन को चूज किया है। अब दूसरी ओर निंगशन की प्रैक्टिस खत्म होने के बाद निंगशन जो है वो रुओचन से मिलती है एंड वो रुओचन से कहती है, हमें मिले हुए काफी ज्यादा समय हो गया, मैंने सुना तुम्हें सेक्रेट मार्क मिल चुका है। रुओचन कहता है, हाँ मुझे सेक्रेट मार्क मिल तो चुका है, लेकिन क्वीन ने कहा कि मेरा मार्क एक 0 क्लास मार्क है, इसीलिए वो तुम्हारे मार्क के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। अब जाके रुओचन को पता चलता है कि वो उसकी कजन है। निंगशन रुओचन से कहती है, तुम सच में काफी ज्यादा किस्मत वाले हो, क्योंकि तुम्हें 16 साल की उम्र में एक सेक्रेट मार्क मिला है। हालांकि तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आखिर में ये सेक्रेट मार्क जो है वो तुम्हें बीमार नहीं रहने देगा और अब तुम एक नॉर्मल पर्सन की तरह जी सकते हो। भले ही निंगशन बाहर से अच्छी तरीके से रुओचन से बात कर रही होती है, लेकिन उसके मन के अंदर कुछ और ही होता है। निंगशन अपने मन के अंदर कहती है कि वो एंड रुओचन जो है वो अलग अलग दुनिया से हैं, इसलिए रुओचन को उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। दूसरी ओर रुओचन निंगशन से कहता है, मैं जितनी प्रैक्टिस कर सकता हूँ मैं उतनी प्रैक्टिस करूंगा और जो कल्टीवेशन लेवल तुम्हारा है उस तक पहुँचने की कोशिश करूंगा।
ये सुनकर निंगशन अपने मन के अंदर कहती है, मुझे पता था कि ये लड़का अभी भी मेरा पीछा करना चाहता है। मैं उसे डायरेक्टली बता देती हूँ कि उसे मुझे और ज्यादा परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। निंगशन रुओचन को बताती है कि उसका कल्टीवेशन लेवल जो है वो येलो रियलम के मीडियम स्टेट पर है और वो अब फाइनल स्टेट के काफी ज्यादा करीब है और रुओचन का मीडियम स्टेट में पहुंचना नामुमकिन है। इसीलिए उसे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी चाहिए और उतना ही खाना खाना चाहिए जितना कि वो चबा सके, नहीं तो उसे उसके एक्शन से काफी ज्यादा भुगतना होगा। निंगशन की सारी बातों से रुओचन को समझ में आता है कि असल में निंगशन जो है वो काफी ज्यादा घमंडी है। रुओचन खुद से कहता है आखिर असली वाला रुओचन जो था वो इस लड़की को कैसे पसंद कर सकता है। रुओचन को और ज्यादा दुखी करने के लिए निंगशन रुओचन को अपनी एंड सेवंथ प्रिंस के एंगेजमेंट के बारे में बताती है, जो कि अब से 3 महीने बाद होगी। निंगशन को इतनी ज्यादा कड़वी बात बोलता देख सभी लोग इस चीज की उम्मीद में खुश हो जाते हैं कि रुओचन जो है अब वो रोने लगेगा, लेकिन रुओचन टस से मस नहीं होता एंड वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर लिन फैमिली के दूसरे लोगों को काफी ज्यादा बुरा लगता है। निंगशन रुओचन के इस बर्ताव से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है एंड वो दोबारा से उसे कहती है, क्या तुम इस चीज की वजह नहीं जानना चाहते। रुओचन कहता है, मैं तुम्हारी एंगेजमेंट सेरेमनी में तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए रहूंगा और अगर अब तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है तो मैं अपनी मॉम को ढूंढना ज्यादा पसंद करूंगा। अब रुओचन अपनी मॉम की तरफ देखता है जो कि अभी भी रो रहे होते हैं। वो उनके पास जाकर उनसे पूछता है कि क्या हुआ, भला वो क्यों रो रही हैं। कॉन्क्यूबाइन लिन अपने बेटे को इस चीज के बारे में नहीं बताती, तभी पीछे से उसके अंकल आते हैं एंड उसे 2 मैरो वॉशिंग लिक्विड के साथ टाई फार्मूला देते हैं जिससे कि उसकी मदद हो सके। लिन रुओचन से कहती है कि उसे अपने अंकल को शुक्रिया कहना चाहिए। रुओचन अपने मन के अंदर कहता है, अब मैं समझ में आया कि मॉम क्यों रो रही थी, उन्हें जरूर मेरे लिए इस चीज को करने में भी काफी ज्यादा बेइज्जती का सामना करना होगा। अब रुओचन वहाँ से अपने अंकल की दी गई चीजों को ठुकरा कर चला जाता है एंड जाते हुए अपनी मॉम से कहता है, हमें लिन फैमिली की किसी भी दान की जरूरत नहीं है। रुओचन के इस बदले हुए बर्ताव को देखकर लिन फैमिली के स्टूडेंट्स कहते हैं कि रुओचन को क्या लगता है कि वो कौन है। रुओचन के बदले हुए बर्ताव को देखकर निंगशन अपने फादर के पास जाती है एंड अपने फादर से कहती है कि रुओचन जो है वो थोड़ा बदल चुका है। उसके फादर कहते हैं, सेक्रेड मार्क मिलने के बाद उसके लिए ये बोलना नेचुरल है, इसलिए तुम्हें उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम अपने आप पर ध्यान दो। ये सुनकर निंगशन कहती है, जैसा आप कहें। रुओचन को जाता हुआ देखकर निंगशन अपने मन के अंदर कहती है, फादर बिल्कुल सही कह रहे हैं, रुओचन और मैं हम दोनों अलग अलग दुनिया से हैं। अब रात में प्रैक्टिस करते हुए रुओचन खुद से कहते हैं, येलो रियलम के मिड स्टेज में पहुंचने के लिए मुझे और मैरो वॉशिंग लिक्विड की जरूरत है, लेकिन एक मैरो वॉशिंग लिक्विड की कीमत एटलीस्ट 200 सिल्वर कॉइन्स है और अब मैं इतने सारे सिल्वर कॉइन्स कहाँ से लाऊं। तभी रुओचन को एक आइडिया आता है। रुओचन खुद से कहता है, मेरी पास्ट लाइफ से जितने भी मार्शल आर्ट टेक्निक्स मुझे याद है मैं उन्हें लिखकर बेच दूंगा। प्रैक्टिस एंड मार्शल स्किल्स जो है उन्हें 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जो कि है ह्यूमन, स्पिरिचुअल, घोस्ट, किंग एंड गॉड। रुओचन खुद से कहता है, पूरे कुनलुन फील्ड में एम्परर मिंग एम्पियन गाइड बुक एंड जो ड्रैगन एंड एलिफेंट प्रार्थना है ये दोनों ही हॉली लेवल आइटम्स हैं, लेकिन मुझे कुछ लो क्लास एक्सरसाइजेस एंड मार्शल टेक्निक्स भी याद हैं। अब रुओचन उन सभी लो क्लास एक्सरसाइजेस एंड मार्शल टेक्निक्स को लिखना शुरू करता है, क्योंकि ये सभी लो क्लास टेक्निक्स होने के बाद भी यूनवो कमांडरी में मिक्स हो जाएगी। अब रुओचन उन मार्शल आर्ट टेक्निक्स को लिखते हुए कहता है, मार्शल आर्ट टेक्निक्स बुक कॉपी करना इतना आसान नहीं है। मेरी अभी की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं सिर्फ स्पिरिचुअल स्टेज की मिड क्लास टेक्निक को ही कॉपी कर सकता हूँ। जो लोवेस्ट लेवल मार्शल टेक्निक मुझे याद है वो लो स्पिरिचुअल स्टेज है, लेकिन यहाँ पर इस टेक्निक को भी टॉप टेक्निक माना जाएगा। यहाँ तक कि लिन फैमिली जैसी बड़ी फैमिली के लिए भी लो क्लास ऑफ स्पिरिचुअल टेक्निक भी उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक होगी। और तो और वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 सेट को ही अपनी फैमिली के यूनिक टेक्निक्स के लिए लेंगे। रुओचन फाइनली उन सभी लो टेक्निक को लिखकर उसे एक बुक बना देता है जिसका नाम वो द सेक्रेड स्वॉर्ड स्किल रख देता है। रुओचन को यकीन होता है कि उसकी ये लिखी हुई बुक जरूर महंगी बिकेगी और वो इसी उम्मीद के साथ अपने रॉयल शूज पहनकर अपने घर से निकलता है। उसके घर के बाहर जो गार्ड्स खड़े होते हैं वो उसे इस वक्त बाहर जाता देख उसे पूछते हैं कि वो इस समय कहाँ पर जा रहा है। रुओचन उन्हें झूठ बोलता है कि वो लिन फैमिली के घर अपनी कजिन निंगशन से मिलने जा रहा है। रुओचन उनसे गेट खोलने के लिए बोलता है। वो लोग रुओचन के लिए गेट खोलते हैं। रुओचन के गेट से बाहर जाने के बाद वो दोनों गार्ड्स रुओचन का मजाक बनाते हुए कहते हैं, आखिर रुओचन इतना ज्यादा टफ एक्ट क्यों कर रहा है, अगर वो रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं होता तो वो कब का मर चुका होता। दूसरा गार्ड बोलता है कि रुओचन ने अभी तक निंगशन का पीछा नहीं छोड़ा, जबकि निंगशन की शादी 7th प्रिंस से होने वाली है।
रुओजन उनकी ये बातें सुनकर भी उनसे कुछ नहीं कहता। अपने घर से थोड़ा दूर जाकर रुओजन अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए एक केप को पहनता है एंड मार्शल मार्केट की तरफ चला जाता है। मार्शल मार्केट एक ऐसी जगह है जो अपने आप में ही 5 एरियाज में डिवाइडेड है। ये 5 एरियाज हैं पिल मार्केट, वेपन मार्केट, बीस्ट मार्केट, स्लेव मार्केट एंड सेंट्रल ऑक्शन। कुछ केसेस में मार्शल मार्केट यूनवो कमांडरी के प्राइजेस को जज करती है, इसीलिए कमांडरी अपने मैनेजमेंट के साथ स्ट्रिक्ट होती है। सिर्फ वॉरियर्स और ऊंचे घराने के लोग ही मार्शल मार्केट में अलाउड हैं। रुओजन अपने स्वॉर्ड स्किल को बेचने के लिए सेंट्रल ऑक्शन की तरफ जाता है ताकि वो अपने स्वॉर्ड स्किल्स को बेचकर अपने फायदे को बड़ा कर सके। वहां पर पहुंचकर उसे एक लड़की मिलती है जिससे रुओजन सेंट्रल ऑक्शन के सुपीरियर मिनिस्टर से मिलने के लिए कहता है। वो लड़की रुओजन से बोलती है, मैं सुपीरियर मिनिस्टर को तो इन्फॉर्म कर दूंगी, लेकिन ज्यादातर सुपीरियर मिनिस्टर बिजी रहते हैं। अब क्योंकि रुओजन वहां पर पहुंचकर डायरेक्टली उस लड़की से सुपीरियर मिनिस्टर से मिलने के लिए कहता है, तो उस लड़की को लगता है कि रुओजन की बातों को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी आकर वहां के सुपीरियर मिनिस्टर से मिलने के लिए क्यों बोलेगा। कुछ समय बाद वो लड़की अपने साथ सुपीरियर मिनिस्टर को लेकर आती है। आते संग ही सुपीरियर मिनिस्टर रुओजन के शूज की तरफ देखते हैं, जिनसे उन्हें पता लगता है कि रुओजन रॉयल पैलेस का मेंबर है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए वो मिनिस्टर रुओजन को अपने साथ इज्जत से चलने के लिए कहते हैं। रुओजन इस चीज को देखकर खुद से कहता है, मैंने ये प्लान करके इन शूज को पहना है ताकि मैं दूसरों को इम्प्रेस कर सकूं। मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि लो क्लासेस ऑफ स्पिरिचुअल स्वॉर्ड टेक्निक सबको चाहिए होगी एंड मैं भी इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं इसे प्रोटेक्ट कर सकूं। अब वो सुपीरियर मिनिस्टर रुओजन को प्रिंसिपल अप्रेसर से मिलाते हैं। प्रिंसिपल अप्रेसर से मिलकर रुओजन उनसे स्वॉर्ड स्किल को सेल करने की बात करता है। प्रिंसिपल अप्रेसर रुओजन की सेक्रेट स्वॉर्ड स्किल को रीड करके कंफर्म करते हैं कि वो रियल है। सुपीरियर मिनिस्टर जो कि प्रिंसिपल अप्रेसर के साथ होते हैं, वो प्रिंसिपल अप्रेसर के कंफर्मेशन के बाद बोलते हैं, अगर ये रियल है तो इसकी वैल्यू 2 लाख सिल्वर कॉइन्स होगी, लेकिन जो भी इसे बाय करेगा उसे पहले ये चेक भी करना होगा कि ये रियल है या नहीं तो ऑक्शन जो है वो इनवैलिड होगी। रुओजन ये सुनकर कहता है, सभी चीजें ऑक्शन के रूल के हिसाब से ही होंगी। कुछ घंटे बाद वही सेम लड़की रुओजन के पास आती है एंड वो उसे बताती है कि उसकी बुक जो है वो बिक चुकी है। जिसने उस बुक को खरीदा है वो लिन फैमिली के हेड हैं, जिन्होंने 1,24,000 सिल्वर कॉइन्स में रुओजन की बुक को खरीदा है। ये सुनकर रुओजन शॉक्ड हो जाता है। अब तभी वहाँ पर सुपीरियर मिनिस्टर लिन फैमिली के हेड के साथ आते हैं एंड लिन फैमिली के हेड यानी कि रुओजन के अंकल को रुओजन को दिखाते हैं एंड बताते हैं कि यही इस बुक को सेल कर रहे हैं। इस टाइम तक भी किसी को भी पता नहीं चलता कि वो सेलर रुओजन ही है। रुओजन के अंकल रुओजन के शूज को देखते हैं एंड खुद से कहते हैं, ये तो रॉयल फैमिली के काइलियन गोल्ड गाइडेड बूट्स हैं, इसका मतलब ये आदमी जरूर महल का कोई जरूरी आदमी होगा। रुओजन के अंकल रुओजन को अपना नाम बताते हैं जो कि ली फेंगशियान होता है एंड बदले में वो रुओजन का नाम पूछते हैं, लेकिन रुओजन उन्हें अपना नाम बताने से मना कर देता है एंड उन्हें सेक्रेट स्वॉर्ड स्किल के शॉर्ट फॉर्मूलाज एंड स्वॉर्ड मूवमेंट पिक्चर्स को वेरीफाई करने के लिए कहता है। फेंगशियान उन टेक्निक्स को वेरीफाई करता है एंड उसे पता चलता है कि जिस किसी ने भी इन स्वॉर्ड मूवमेंट पिक्चर्स को ड्रॉ किया है वो हेवन रियलम का एक पूर्वज है एंड अब इन टेक्निक्स की मदद से लिन फैमिली की फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फेंगशियान उन टेक्निक्स को वेरीफाई करता है एंड रुओजन को इतने टॉप क्लास स्वॉर्ड टेक्निक्स के लिए शुक्रिया कहता है एंड इसी के साथ वो वहाँ से चला जाता है। बाहर जाकर निंगशियान अपने फादर से कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि वो सेलर को जानती है। फेंगशियान कहता है, मुझे भी लगता है कि मैंने उसे महल में कहीं देखा है। उसकी रियल आइडेंटिटी जो है वो काफी ज्यादा डरावनी हो सकती है। अपने फादर की ये बात सुनकर निंगशियान अपने फादर से कहती है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फेंगशियान अपनी बेटी से कहता है, जो सेक्रेट स्वॉर्ड स्किल के इंक है वो अभी भी गीली है, इसका मतलब ये है कि उसके ग्राफिक्स को आज ही बनाया गया है। हालांकि जो कोई भी सेक्रेट स्वॉर्ड स्किल को ड्राइंग करने के काबिल हो वो जरूर हेवन रियलम का एक सुपीरियर होगा। ये सुनकर निंगशियान हैरान हो जाती है एंड कहती है, क्या हेवन रियलम का एक सुपीरियर? अभी तक तो ग्रैंडफादर भी इस रियलम तक नहीं पहुंचे हैं। निंगशियान अपने फादर से कहती है, अगर वो महल का एक जरूरी व्यक्ति है तो उसे सिल्वर कॉइन्स की क्या जरूरत है? आखिर वो स्पिरिचुअल स्टेज के स्वॉर्ड टेक्निक को ऑक्शन में क्यों बेचेगा? फेंगशियान अपनी बेटी को बताता है, रॉयल फैमिली में 8 मार्शल आर्ट्स हैं, लेकिन जो सेक्रेट स्वॉर्ड स्किल है वो उनमें से एक नहीं है। हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हम हेवन रियलम के किसी सुपीरियर को नाराज करने की गलती बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। निंगशियान, तुम्हारे पास स्वॉर्ड टेक्निक का सेक्रेट मार्क है,
इसलिए तुम सेक्रेट स्वॉर्ड स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट हो। अगर तुम इस स्वॉर्ड टेक्निक के फर्स्ट आर्ट को 3 महीनों के अंदर अंदर मास्टर कर लेती हो तो जरूर ईयर एंड असेसमेंट में तुम्हारी सब बहुत तारीफ करेंगे। ये सुनकर निंगशन कहती है जैसा आप कहें। अब दूसरी तरफ रुओचन भी पिल मार्केट की तरफ जाता है। वहाँ पर जाते हुए रुओचन के हाथ में एक कार्ड होता है जिसे देखकर वो कहता है जो पैसे मुझे मिले थे उनमें से 12 लाख सिल्वर कॉइन्स जो है वो मार्शल मार्केट के इस वीआईपी कार्ड में डिपॉजिट हो चुके हैं। मैंने 20,000 सिल्वर कॉइन्स से स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स खरीदे हैं और अभी के लिए मेरे हाथों में 8,000 सिल्वर कॉइन्स हैं। अब पिल मार्केट में जाते हुए रुओचन शॉपकीपर से अपने लिए 20 बॉटल्स ऑफ मैरो वॉशिंग लिक्विड, 200 ब्लड पिल्स एंड कुछ रिफाइनिंग पाउडर और एनर्जी पिल्स को खरीदता है। रुओचन अपने मन के अंदर कहता है रिफाइनिंग पाउडर एंड एनर्जी पिल्स से मेरी कल्टीवेशन जो है वो जल्दी से इंक्रीज हो जाएगी। हालांकि ये महंगी है लेकिन इन्हें खरीदने से मुझे फायदा होगा। अब तभी रुओचन अचानक से रीजनरेटिंग लोशन को भी खरीदता है। अब रुओचन अपने घर जाता है। उसे अपने घर पर यूनर दिखती है। यूनर रुओचन को देखकर कहती है 9th प्रिंस काफी ज्यादा देर हो चुकी है, आखिर आप अभी तक क्यों नहीं सोए? रुओचन कहता है सिस्टर यून मैं आपके लिए रीजनरेटिंग लोशन को लेकर आया हूँ, इसकी मदद से आपका हाथ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ये देखकर यूनर काफी ज्यादा खुश होती है एंड वो 9th प्रिंस से कहती है आखिर आपको इस लोशन को खरीदने के पैसे कहाँ से मिले? यूनर अपने मन के अंदर कहती है जो लोएस्ट ग्रेड ऑफ रीजनरेटिंग लोशन होता है वो भी एटलीस्ट 200 सिल्वर कॉइन्स का होता है और जो अच्छे वाले लोशन होते हैं वो 500 सिल्वर कॉइन से भी महंगे बिकते हैं। रुओचन यूनर से कहता है मेरे भी कुछ सीक्रेट्स हैं जो कि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे इस सीक्रेट को बरकरार रखोगी और मेरी मॉम को इसके बारे में नहीं बताओगी। ये सुनकर यूनर रुओचन की बात मान लेती है एंड अपने मन के अंदर कहती है शायद 9th प्रिंस जो है उन्हें एक अच्छा मौका मिला है, शायद वो फ्यूचर में मार्शल आर्ट के एक सुपीरियर बन पाए। अब तभी रुओचन यूनर से कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मॉम के बारे में मुझे एक चीज बता पाओगी। मेरी मदर जो है वो लिन के हेड की सिस्टर है, आखिर उन्होंने लिन्स के साथ अपने रिलेशंस को खत्म क्यों कर लिया? 3 साल पहले क्या हुआ था? रुओचन की इस बात को सुनकर यूनर का चेहरा उतर जाता है एंड वो कहती है पास्ट में तुम हमेशा बीमार और कमजोर रहते थे, इसीलिए तुम्हारी हेल्थ को देखते हुए तुम्हें ये नहीं बताया गया, लेकिन अब क्योंकि तुम्हारे पास एक सेक्रेट मार्क है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। शायद तुम्हें लिन शेन्यू के बारे में याद होगा जो कि लिन फैमिली का ग्रेट जीनियस था। वो तुम्हारे कजन होने के साथ साथ लिन फैमिली के हेड का सबसे बड़ा बेटा था। सिर्फ 17 साल की उम्र में ही वो कंप्लीशन ऑफ येलो रियलम पे पहुंच गया था, लेकिन 3 साल पहले लिन शेन्यू ने उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस को नाराज कर दिया, जिसके लिए उसके लेग्स को डिसेबल कर दिया गया और उसे सेलेशियल जेल में भेज दिया गया। ये सुनकर रुओचन कहता है आखिर ऐसा कैसे हुआ? लिन फैमिली जो है वो तो यूनवो कमांड्री में एक ग्रेट फैमिली के तौर पे देखी जाती है, आखिर किसकी ऐसी हिम्मत हुई जिसने कि लिन फैमिली के ग्रेट जीनियस को जेल में बंद कर दिया? क्या जिस किसी ने भी ऐसा किया है वो एक बड़े घर आने का था? यूनर रुओचन से कहती है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जिस व्यक्ति को लिन शेन्यू ने नाराज किया वो 7th प्रिंस था, जो कि यूनवो कमांड्री का सबसे ज्यादा चमकीला तारा है। 7th प्रिंस के कंपैरिजन में हर कोई यहाँ पर लाइफलेस है। ये सुनकर रुओचन कहता है क्या बस इतनी ही बात है? ये सुनकर यूनर रुओचन को बताती है कि जब शेन्यू को जेल में डाल दिया गया था तो लिन्स का हेड जो थे उन्होंने महल में अंदर किया और कॉन्क्यूबाइन लिन यानी कि रुओचन की मदर से भीख मांगी ताकि वो कमांडरी प्रिंस को बोलकर लिन शेन्यू को छुड़ा पाए। लिन शेन्यू को छुड़ाने में लिन फैमिली मुंह मांगी कीमत भी दे रही थी। यूनर अब रोने लगती है एंड वो रोते हुए रुओचन से कहती है नेचुरली कॉन्क्यूबाइन लिन ने जब कमांडरी प्रिंस से मिलने की बात की तो उन्हें क्वीन ने रोक दिया। उन लोगों की बहस हुई और क्वीन ने गुस्से में आकर कॉन्क्यूबाइन लिन को 30 बार कोहड़े पड़वाए। इस चीज के होने के बाद कॉन्क्यूबाइन लिन जो थी वो ऑलमोस्ट मरने की हालत पर आ गई थी। इस बात को सुनकर रुओचन गुस्से में आ जाता है एंड वो यूनर से कहता है कि कमांडर प्रिंस ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। यूनर रुओचन से कहती है 7th प्रिंस जो है वो कमांडर प्रिंस के सबसे ज्यादा टैलेंटेड और पसंदीदा बच्चे हैं, इसलिए कमांडर प्रिंस ने सच्चाई का पता लगाया तो उन्हें पता चला कि सब लिन शेन्यू की गलती थी। लिन शेन्यू ने लगभग 7th प्रिंस को मार ही डाला था। उस इंसिडेंट के बाद कमांडर प्रिंस को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने ये मान लिया कि कॉन्क्यूबाइन लिन जो है वो बेमतलब में लिन शेन्यू का बचाव कर रही है। वैसे वो कॉन्क्यूबाइन लिन को काफी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वो कॉन्क्यूबाइन लिन को काफी ज्यादा बेरहम तरीके से ट्रीट करने लगे। जो लिन फैमिली थे वो कॉन्क्यूबाइन लिन की स्थिति को नहीं समझ पाए और क्योंकि वो 7th प्रिंस और क्वीन को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे तो उन्होंने अपने सारे गुस्से को कॉन्क्यूबाइन लिन पर उतार दिया।
उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि सब गलती जो है वो कॉन्क्यूबाइन लिन की है और कॉन्क्यूबाइन लिन की वजह से उनकी फैमिली ने एक ग्रेट जीनियस को खो दिया और इसी वजह से उन्होंने कॉन्क्यूबाइन लिन को अपनी फैमिली से बेदखल कर दिया। रुओचन ये सुनकर कहता है, क्या लिन शनयू को मार दिया गया था? यूनर रुओचन को बताती है, नहीं, भला सेवंथ प्रिंस उन्हें इतनी आसानी से क्यों माफ करता? उनकी पनिशमेंट जो थी वो थी सेवंथ प्रिंस का जेंडरलेस सर्वेंट बनना। ये सुनकर रुओचन के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं, इसका मतलब लिन फैमिली का ग्रेटेस्ट जीनियस जो था उसे जेंडरलेस और सर्वेंट बना दिया गया था। ये तो सच में लिन फैमिली के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है। यूनर रुओचन से कहती है, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि अगर इस इंसिडेंट ने लिन फैमिली को इतना ज्यादा बेइज्जत कर दिया था तो लिन के जो हेड हैं वो अपनी बेटी की शादी सेवंथ प्रिंस से क्यों करवा रहे हैं। रुओचन सारी सिचुएशन को समझते हुए अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है एंड यूनर से कहता है, सेवंथ प्रिंस के टैलेंट के साथ वो राज सिंहासन को जीत लेगा और यूनवो कमांड्री का लॉर्ड बन जाएगा। जो लिन है वो अपने रिलेशन को सेवंथ प्रिंस के साथ ठीक करना चाहते हैं, इसीलिए उनके लिए बेस्ट चॉइस है अरेंज मैरिज को करवाना। प्लस क्योंकि जो लिन फैमिली का ग्रेट जीनियस था वो सेवंथ प्रिंस का सर्वेंट है, इसीलिए जो लिन फैमिली एंड सेवंथ प्रिंस के बीच में टेंशन है वो शायद उतनी भी बुरी नहीं है जितना कि हमें लगता है। ये भी हो सकता है कि लिन निंगशन और सेवंथ प्रिंस की शादी जो है उसे लिन शेन्यू ने ही अरेंज करवाया है। अब रुओचन हंसते हुए कहता है, ये तो सिर्फ मेरा गैस है, मुझे लगता है कि हम दोनों को अब रेस्ट करना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो रहा है। अब ये कहने के बाद रुओचन अपने रूम की तरफ जाने लगता है। यूनर रुओचन को देखती है एंड वो अपने मन के अंदर कहती है, लगता है नाइन्थ प्रिंस के सेक्रेट मार्क ने उनके लिए चीजों को बदल दिया है। अगर उनकी मदर को इस चीज के बारे में पता चला तो उन्हें काफी ज्यादा खुशी होगी। अब उसी रात रुओचन अपने स्पेस एंड टाइम के इंटरनल स्पेस में जाता है। रुओचन खुद से कहता है, पावर, ग्रेट पावर के बिना तुम इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते, यहाँ तक कि तुम्हें लोग ठीक से ट्रीट भी नहीं करेंगे। अब रुओचन कुछ मैरो वॉशिंग लिक्विड को पीता है एंड कहता है, मैं और समय को बर्बाद नहीं कर सकता, मैं आज रात ही थर्ड मरीडियन को ओपन करूंगा एंड येलो रियलम के मिड स्टेज पर पहुंचूंगा। अब प्रैक्टिस करते दौरान रुओचन खुद से कहता है, एम्परर मिंग्स एम्प्रियन गाइड बुक जो है वो कम से कम 36 मरेडियंस को ओपन कर सकती है। मेरी पिछली लाइफ में सिर्फ 33 मरेडियंस के साथ मैं काफी ज्यादा ताकतवर था। हालांकि जो इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है उसके पास सिर्फ 31 मरेडियंस ही हैं। येलो रियलम के एडवांस स्टेज में पहुंचने के लिए मुझे कम से कम 3 और मरेडियंस को ओपन करना होगा। कुछ और देर की प्रैक्टिस के साथ रुओचन फाइनली उस स्टेज पर पहुंच जाता है जहां पर सिर्फ उसे अपने क्वी पूल में जेनवन क्वी को भरना होता है ताकि वो एडवांस स्टेज ऑफ येलो रियलम तक पहुंच सके। रुओचन खुद से कहता है, मुझे और ज्यादा एनर्जी पिल्स को खाना होगा ताकि मैं जल्दी से जेनवन क्वी को भर सकूं। अब रुओचन एनर्जी पिल्स को खाता है एंड उसके बाद वो अपने क्वी पूल में अपने क्वी को भरने लगता है। इस प्रैक्टिस को करते दौरान रुओचन खुद से कहता है, मैंने सिर्फ अभी तक 3 मरेडियंस को ओपन किया है। एनर्जी पिल की जो 70% पिल स्पिरिट है वो वेस्ट हो चुकी है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं उसे पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। वो तो शुक्र है कि मेरे पास पैसा है। जब तक मैं अपनी कल्टीवेशन को तेजी से कर सकता हूँ तब तक ज्यादा सिल्वर कॉइन्स को स्पेंड करना फायदेमंद रहेगा। इतनी ज्यादा प्रैक्टिसिंग को करने के बाद रुओचन की बॉडी की हेल्थ भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद उसे रियलाइज होता है कि उसे अपनी बॉडी की हेल्थ को ठीक करने के लिए रिफाइनिंग पाउडर में नहाना होगा, नहीं तो वो अपनी जेनवन क्वी को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। कुछ घंटे बाद रुओचन रिफाइनिंग पाउडर में नहाने लगता है। रिफाइनिंग पाउडर का जो इफेक्ट होता है वो भी काफी ज्यादा दर्दनाक होता है। रिफाइनिंग पाउडर का इफेक्ट रुओचन की बॉडी के मांस को छिल रहा होता है। रुओचन इस दर्द को सहते हुए कहता है, जिस पेन को मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उससे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी जो है वो दोबारा से पूरी तरीके से रीशेप हो चुकी है। हालांकि जो लोग मेहनत के दर्द को बर्दाश्त कर सकते हैं वही लोग ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। रुओचन और ज्यादा एनर्जी पिल्स को लेता है एंड वापिस से प्रैक्टिस करने में जुट जाता है। रुओचन का सिर्फ एक ही फायदा होता है, वो होता है उसके स्पेस एंड टाइम का इंटरनल स्पेस। इस जगह के अंदर रुओचन की जो प्रैक्टिस होती है वो 3 गुना बढ़ जाती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि रुओचन का इंटरनल स्पेस जो है वहाँ का समय बाहर की दुनिया से अलग है। इंटरनल स्पेस के 3 दिन रियल वर्ल्ड के 1 दिन के बराबर है। रुओचन को प्रैक्टिस करते हुए इंटरनल स्पेस के 30 दिन हो जाते हैं। रुओचन खुद से कहता है, सिर्फ 10 दिनों में यानी कि इंटरनल स्पेस के 1 महीने में मैं येलो रियलम के मिड स्टेज तक पहुंच चुका हूं और मैंने अपनी जेनवन क्वी पूल को भी भर लिया है। ये चमत्कार से कम नहीं,
1 महीने की कड़ी प्रैक्टिस के बाद रुओचन मेडिसिनल बाथ लेकर बाहर आता है। शीशे में देखते हुए वो खुद से कहता है, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, मेडिसिनल बाथ जो है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है। रिफाइनिंग पाउडर के इफेक्ट्स जो हैं वो भी काफी ज्यादा ऑब्वियस हैं। आज की रात मैं येलो रियलम के एडवांस स्टेज में पहुंचने की तैयारी कर सकता हूं। अब तभी रुओचन के दरवाजे पर ठक ठक होती है। यूनर रुओचन को बताती है कि जो चीज उन्होंने उससे करने के लिए कहा था उसने उन चीजों को कर दिया है। रुओचन यूनर के लिए दरवाजा खोलता है। यूनर अंदर आती है। उसके हाथ में रुओचन के मॉम की ज्वेलरीज होती हैं। रुओचन की मॉम उसके लिए अपनी ज्वेलरीज को बेच रहे होते हैं, लेकिन दूसरी ओर रुओचन अपने पैसों की मदद से सीक्रेटली उन चीजों को दोबारा से खरीद रहा होता है। यूनर रुओचन से कहती है, नाइन्थ प्रिंस, क्या हमें कॉन्क्यूबाइन लिन को सच्चाई के बारे में बता देना चाहिए? उन्हें ये जानकर काफी ज्यादा खुशी होगी कि अब आप एक रियल वॉरियर बन चुके हैं। रुओचन यूनर से कहता है, नहीं, अभी नहीं, मैं ईयर एंड असेसमेंट में उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इतना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। मुझे और ज्यादा स्ट्रांग बनने की जरूरत है। वैसे अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। किसी को भी आज की रात मुझे परेशान मत करने देना। ये सुनकर यूनर कहती है, आप इस चीज के बारे में चिंता मत कीजिए, मैं पूरी रात भर आपके लिए डोर को गार्ड करूंगी। अगर किसी ने आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान पर खेलकर उन्हें आपके लिए रोकूंगी। मैं जानती हूँ आप सफल जरूर होंगे। कुछ समय बाद रुओचन वापस से अपने इंटरनल स्पेस में जाता है एंड कुछ और मैरो वॉशिंग लिक्विड पीने के बाद वो अपने 4th एंड 5th मरीडियन को सक्सेसफुली ओपन कर लेता है। 6th मरीडियन को ओपन करने के लिए सिर्फ एक पार्ट बचा होता है। रुओचन एनर्जी पिल को खाता है एंड खुद से कहता है, क्या फर्क पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं इसे ट्राई नहीं करता तब तक मुझे नहीं पता चलेगा। एनर्जी पिल को खाने के बाद रुओचन वापस से प्रैक्टिस पर लग जाता है और इस बार फाइनली अपनी क्वी पूल में जेन 1 क्वी को स्टोर करने के बाद वो येलो रियलम के एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। रुओचन रियल वर्ल्ड में वापस आता है। बाहर काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही होती है। रुओचन अपने रूम के दरवाजे को खोलता है। बाहर यूनर खड़ी होती है। यूनर रुओचन को देखकर कहती है, नाइन्थ प्रिंस, क्या आप सफल हो गए हैं? रुओचन बर्फ को देखता है, उसे एहसास करता है एंड उसके बाद वो अपने ड्रैगन एंड एलिफेंट प्राजना पाम द सेकंड मूवमेंट को इस्तेमाल करता है। रुओचन का मूव इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि उससे जमीन टूट जाती है। रुओचन काफी ज्यादा खुश होता है। इस चीज को देखकर यूनर भी काफी ज्यादा खुश होती है। वो रोते हुए कहती है, नाइन्थ प्रिंस, आपने कर दिखाया, शायद आप 7th प्रिंस से भी ज्यादा टैलेंटेड हो। रुओचन फाइनली येलो रियलम के एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। अब जब उसे रिसोर्सेज की कमी होती है तो वो पिल मार्केट के क्विंगशुआन कोर्ट में जाता है। क्विंगशुआन कोर्ट पिल मार्केट के टॉप 3 की लिस्ट में आता है। जैसे ही रुओचन वहाँ पर पहुँचता है तभी साइलेंटली एक बूढ़ा आदमी उसके पीछे से आता है एंड उसे कहता है, क्या आप यहाँ पर क्वी गैदरिंग पिल खरीदने के लिए आए हैं? रुओचन ये देखकर काफी ज्यादा अमेज्ड होता है कि वो बूढ़ा आदमी इतना ज्यादा साइलेंटली उसके पास चलकर आया और उसे उसकी भनक तक नहीं हुई। वो बूढ़ा आदमी रुओचन से कहता है, मेरा नाम मो हैनलिन है और मैं इस पिल स्टोर का मालिक हूँ। रुओचन मो को अपना सरनेम बताते हुए कहता है, मेरा सरनेम जैंग है और मैं यहाँ पर 50 क्वी गैदरिंग पिल्स, 30 बॉडी रिफाइनिंग पिल्स खरीदने के लिए आया हूँ। मुझे नहीं पता कि क्विंगशुआन पवेलियन में इतना ज्यादा स्टॉक है भी या नहीं। ये सुनकर मो हैरान हो जाता है एंड वो खुद से कहता है, क्वी गैदरिंग पिल्स एंड बॉडी रिफाइनिंग पिल्स जो होती हैं उन्हें एक मामूली मार्शल आर्टिस्ट नहीं खरीद सकता। एक अकेले मार्शल आर्टिस्ट के लिए इतने ज्यादा पिल्स को खरीदना काफी ज्यादा रेयर है। मो रुओचन से कहता है, यंग मास्टर जैंग, अगर आप कहीं और गए होते तो आपको इतनी ज्यादा पिल्स नहीं मिल पाती, लेकिन हमारे क्विंगशुआन पवेलियन में काफी ज्यादा क्वी गैदरिंग पिल्स एंड बॉडी रिफाइनिंग पिल्स के बैच रखे हुए हैं जो कि आपकी जरूरतों को जरूर पूरा करेंगे। रुओचन उस शॉप के अंदर जाता है। वहाँ पर जाकर वो क्वी गैदरिंग पिल्स एंड बॉडी रिफाइनिंग पिल्स को खरीदता है। मो रुओचन से कहता है, यंग मास्टर जैंग, इन सभी का टोटल 80,000 सिल्वर कॉइन्स होता है। अब क्योंकि आप इन्हें इतनी ज्यादा क्वांटिटी में खरीद रहे हैं तो नेचुरली आपके लिए एक डिस्काउंट है, आपको सिर्फ 72,000 सिल्वर कॉइन्स देने हैं। ये सुनकर रुओचन इम्प्रेस हो जाता है एंड वो कहता है, अब फ्यूचर में मैं आपके यहीं से ही पिल्स खरीदूंगा। मो ये सुनकर खुश हो जाता है एंड कहता है, मास्टर चन, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ और चीजें खरीदनी है। ये सुनकर रुओचन मो को कहता है, हाँ बॉस, मुझे कुछ और चीजें तो जरूर खरीदनी है, लेकिन आप उन चीजों को यहाँ पर नहीं बेचते होंगे। मो रुओचन को देखकर ही बता देता है कि उसे अच्छे वेपन्स की तलाश है। रुओचन ये देखकर हैरान होता है कि मो की आंखें काफी ज्यादा अच्छी हैं। मो अपने सर्वेंट की तरफ देखता है एंड रुओचन से कहता है, क्विंगशुआन पवेलियन की एक ब्रांच जो है वो वेपन सिटी में भी है। मेरा सर्वेंट जो है वो आपको वहाँ पर लेकर चला जाएगा। मो अपने सर्वेंट घाओजी से कहता है, जाओ और यंग मास्टर जैंग को ओनर की वाइफ के पास लेकर जाओ और उन्हें बताना
कि ये कस्टमर जो है वो हमारे लिए काफी ज्यादा कीमती कस्टमर है और इसीलिए इन्हें जरूर डिस्काउंट देना है। ये सुनकर घाओजी डर जाता है एंड कहता है नहीं नहीं, मैं बॉस की वाइफ को नहीं देखना चाहता। वो किसी भी आदमी की आत्मा को खींच सकती है, अगर मैंने उन्हें देख लिया तो मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर मो गुस्सा हो जाता है एंड कहता है तुम अब बड़े हो चुके हो, आखिर डरने की क्या बात है। अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें तुम्हारे इस महीने के ट्री गैदरिंग पिल्स नहीं दूंगा। ये सुनकर घाओजी को अपनी बॉस की बात माननी पड़ती है। रुओचन जाते हुए मो को गुड बाय एंड थैंक यू बोलता है। वेपन सिटी में जाते हुए रुओचन घाओजी से कहता है तुमने ये कहा कि तुम्हारे बॉस की वाइफ जो है वो किसी भी आदमी की आत्मा को खराब कर सकती है, क्या वो इतनी ज्यादा सुंदर है? घाओजी रुओचन से कहता है जो बॉस की वाइफ है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, वो एक डीमन वुमेन है जिनकी एक नजर ही आदमियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी है। उन्होंने 7 बॉसेस से शादी की थी और तो और वो सारे 7 बॉसेस जो थे वो अपनी शादी की रात को ही मारे गए। उनके मरने के बाद बॉस की वाइफ ने उन सभी की प्रॉपर्टीज को ले लिया और यहाँ तक कि मेरे बॉस भी जो हैं वो बॉस की वाइफ के लिए काम कर रहे हैं। अब वो दोनों वेपन सिटी में जाकर क्विंगशुआन पवेलियन के ब्रांच में पहुंचते हैं। वहां पर जाकर वो वहां के ओनर से मिलने की बात करते हैं। बाहर से सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक देता है एंड वो किसी और को कोर्टयार्ड के अंदर ओनर को इस चीज के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए भेजता है एंड उन दोनों को वहीं पर रुकने के लिए कहता है। दूसरी ओर ओनर के पास एक सर्वेंट पहुंचती है एंड वो सर्वेंट वहां की ओनर को बताती है। वहां की ओनर अपनी सर्वेंट से पूछती है कि जो बायर है जिसे कि मो हेनली ने यहाँ पर भेजा है वो किसी क्लैन का एल्डर या किसी फैमिली का हेड है। जो क्विंगशुआन पवेलियन की ओनर होती है वो क्विनिया होती है एंड इसी वुमेन के बारे में घाओजी ने रुओचन को बताया था। क्विनिया अपनी सर्वेंट से कहती है कि वो आज के लिए थक चुकी है। उसकी सर्वेंट उसे बताती है कि जो बायर है वो सिर्फ 16 या 17 साल का एक टीनेजर है। इस चीज को जानकर क्विन को रुओचन के बारे में इंटरेस्ट आने लगता है एंड वो अपने सर्वेंट से कहती है कि अब उसे थकावट महसूस नहीं हो रही है, इसीलिए वो बायर को जाकर इनर हॉल में आने के लिए कहे। इनर हॉल में आने के बाद रुओचन को अच्छे खाने के साथ ट्रीट किया जाता है। घाओजी अभी भी क्वीन से काफी ज्यादा डरा होता है। अब तभी क्वीन वहां पर आती है एंड जेंग से कहती है आप मेरे काफी ज्यादा कीमती गेस्ट हैं, आप क्विंगशुआन पवेलियन के मास्टर जेंग हैं, है ना? आखिर आपको किस तरीके का वेपन खरीदना है? आपके दिमाग में जरूर वेपन को लेकर एक आइडिया होगा। क्वीन की खूबसूरती को देखकर रुओचन अपने मन के अंदर कहता है अच्छी बात यह है कि मेरी मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए मैं क्वीन की खूबसूरती पर नहीं पिघलूंगा। रुओचन क्वीन से कहता है मुझे एक स्वॉर्ड चाहिए, एक ट्रू मार्शल ट्रेजर लेवल स्वॉर्ड। रुओचन की मेंटल स्ट्रेंथ को देखकर क्वीन अपने मन के अंदर कहती है अब समझ में आया कि मो हेनलिन ने इस व्यक्ति को मुझे पर्सनली मिलने क्यों भेजा। ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव बात है कि एक नॉर्मल टीनेजर जो है उसके पास इस तरीके की मेंटल पावर है। क्वीन रुओचन से कहती है अब क्योंकि यंग मास्टर जेंग जो है वो क्विंगशुआन पवेलियन के काफी ज्यादा इज्जतदार गेस्ट हैं, इसलिए मैं आपको पर्सनली आर्मरी दिखा कर आऊंगी। अब रुओचन क्विनिया के साथ आर्मरी के अंदर जाता है। घाओजी को काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है क्योंकि जो भी आदमी अभी तक क्विनिया के साथ आर्मरी के अंदर गया होता है वो कभी भी सही सलामत आर्मरी से नहीं आया था। घाओजी कहता है कि उसे डर है कि कहीं जेंग के साथ भी ऐसा ना हो। क्वीन रुओचन को आर्मरी दिखाती है। जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो नॉर्मल वेपन को यूज करते हैं और जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो ट्रू मार्शल वेपन की ट्रू पावर को बाहर निकाल सकते हैं, इसीलिए वो एक ट्रू मार्शल वेपन यूज करते हैं। वेपन के ग्रेड, मटेरियल एंड जो नंबर ऑफ वर्ड्स ट्रू मार्शल ट्रेजर वेपन के अंदर होते हैं उसके हिसाब से वेपन्स को 9 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक ट्रू मार्शल ट्रेजर वेपन के क्लासेस जो होते हैं उसका सबसे ज्यादा लोएस्ट ऑर्डर जो होता है वो फर्स्ट होता है और जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर होता है वो 9th होता है। क्वीन अब रुओचन से कहती है यंग मास्टर जेंग आप यहाँ से किसी भी स्वॉर्ड को पसंद कर सकते हैं, अगर आपको कोई पसंद आ गई तो बस आप मुझे बता दीजिएगा। ये सुनकर रुओचन क्वीन को शुक्रिया कहता है। अब तभी रुओचन की नजर उसके पिछले जन्म के एक स्वॉर्ड पर पड़ती है। उसके स्वॉर्ड का नाम डीप अबायस होता है। उसे देखते संग ही रुओचन उसे उठा लेता है। रुओचन के पास उस स्वॉर्ड को देखकर क्वीन रुओचन से कहती है ये स्वॉर्ड जो है वो एक एंशिएंट स्वॉर्ड है जिसकी हिस्ट्री कम से कम 1000 साल पुरानी है। काफी ज्यादा भारी होने के साथ साथ ये काफी ज्यादा शार्प है। इसका मटेरियल जो है वो भी काफी ज्यादा स्पेशल है। कोई भी स्पेशलिस्ट इस चीज का पता नहीं लगा पाया है कि ये आखिर किससे बनी है। अगर ये स्वॉर्ड टूटी हुई नहीं होती तो ये कम से कम 7th ऑर्डर ट्रू मार्शल ट्रेजर या फिर उससे भी ज्यादा हायर ग्रेड का ट्रेजर होती, लेकिन बदकिस्मती से इसके जो वर्ड्स हैं इसके अंदर वो भी सारे टूटे हुए हैं। क्वीन रुओचन से कहती है कि अगर उसे ये स्वॉर्ड खरीदनी है तो वो इसे फर्स्ट ऑर्डर ट्रू ट्रेजर वेपन के रेट में बेच देगी। रुओचन समय बर्बाद नहीं करता एंड वो क्वीन से उस स्वॉर्ड का प्राइस पूछता है।
क्वीन उस स्वॉर्ड का प्राइस उसे 1000 सिल्वर कॉइन्स बताती है। रुओचन स्वॉर्ड को खरीद लेता है। रुओचन अपने मन के अंदर कहता है, इस स्वॉर्ड को 800 साल पहले मुझे शियाओ ने दिया था। जब इस स्वॉर्ड का ओनर मरता है तब इस स्वॉर्ड भी मर जाती है। अब क्योंकि मैं अभी वापस से जिंदा हो चुका हूँ तो ये स्वॉर्ड भी जो है वो भी जरूर जिंदा होगी। डीप अबायस, मैं तुम्हारी जिंदगी को धोऊंगा और तुम्हें तुम्हारी शान वापस दिलाऊंगा। रुओचन को उस टूटी हुई स्वॉर्ड को उस तरीके से देखता देख क्वीन खुद से कहती है कि एक टूटी हुई स्वॉर्ड जो है वो मुझसे ज्यादा अच्छी दिखती है। अब क्वीन रुओचन के पास जाकर उसे गले लग जाती है एंड उससे पूछती है, क्या तुम सिर्फ ये टूटी हुई स्वॉर्ड खरीद रही हो? क्या तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए? रुओचन क्वीन को अपने इतने ज्यादा करीब आता देख उसे दूर हो जाता है एंड दूर जाकर वो एक दूसरे स्वॉर्ड को पॉइंट करते हुए कहता है, आखिर इस मार्शल ट्रेजर स्वॉर्ड की क्या कीमत है? क्वीन रुओचन को उस स्वॉर्ड के बारे में बताती है। वो स्वॉर्ड शाइनिंग सोल स्वॉर्ड होती है जो कि एक 4th लेवल ट्रू मार्शल वेपन होती है। उस स्वॉर्ड के अंदर 14 नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं। उस स्वॉर्ड के अंदर 4 फोर्स वर्ड्स होते हैं, 4 आइस वर्ड्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रिसिटी वर्ड्स होते हैं एंड आखिर के 2 लाइट वर्ड्स होते हैं। शाइनिंग सोल स्वॉर्ड जो होती है उसके अंदर 3 टाइप्स होते हैं जो कि होते हैं आइस, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट। क्वीन रुओचन को उस स्वॉर्ड का प्राइस 30,000 सिल्वर कॉइन्स बताती है। रुओचन उस स्वॉर्ड को ले लेता है एंड डीप अबायस के साथ उसे लेकर वहाँ से भागते हुए कहता है, ठीक है मैं इसे ले लूंगा। रुओचन ये सोचकर वहाँ से भाग जाता है कि ऑयन के साथ वहाँ पर और ज्यादा समय तक रहना खतरनाक है। रुओचन को वहाँ से भागता देख ऑयन कहती है, तुम सच में काफी ज्यादा तेज भागते हो लेकिन तुम मेरे हाथों से नहीं भाग सकते। फ्यूचर में तुम्हारे साथ काफी ज्यादा मजा आएगा। अब दूसरी ओर वीआईपी रूम में 8th प्रिंस एक लड़की के साथ बात कर रहे होते हैं। 8th प्रिंस उस लड़की से कहता है, मेरी मदर एंड जो रेड क्लाउड्स के मास्टर हैं वो सेम फैमिली से हैं, इसीलिए इस हिसाब से तुम मेरी बहन हुई। तुम पहली बार यूनवो कमांड्री में आई हो, इसीलिए मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए। ये जगह जो है वो यूनवो कमांड्री में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मार्शल आर्ट स्टोर में आती है। अगर तुम्हें यहाँ से कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। ये सुनकर वो लड़की कहती है, आपका इसके लिए शुक्रिया। उस लड़की का नाम शियानलिंग होता है। शियानलिंग 8th प्रिंस को बताती है कि वो यहाँ पर स्पेशली 7th प्रिंस से मिलने के लिए आई है क्योंकि वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। 8th प्रिंस शियानलिंग को कहता है, बदकिस्मती से 7th ब्रदर जो है वो भी किंगडम में नहीं है। उन्हें ईयर एंड एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने की कोई चिंता भी नहीं, लेकिन शायद वो सेरेमनी को अटेंड करने जरूर आए। अगर तुम्हें सेरेमनी में आना है तो मैं तुम्हारे लिए एक जगह बुक कर सकता हूँ। इस चीज के लिए शियानलिंग 8th प्रिंस को शुक्रिया कहती है। अब तभी वहाँ पर रुओचन आता है। रुओचन को देखकर 8th प्रिंस उसे कहता है, 9th ब्रदर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो ट्रेनिंग करनी चाहिए। क्या तुम यहाँ पर वेपन्स खरीद रहे हो? क्या तुम्हारे पास पैसे भी हैं? अब तभी 8th प्रिंस पीछे से ऑयन को देखता है। ऑयन को रुओचन के साथ देखकर 8th प्रिंस को लगता है कि ऑयन एंड रुओचन का चक्कर चल रहा है, इसीलिए वो रुओचन से कहता है, अगर तुमने यहाँ पर कुछ शर्मनाक हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अब तभी पीछे से ऑयन आती है एंड कहती है, 8th प्रिंस ये क्विंगशुआन पवेलियन है, आपका राजमहल नहीं। यंग मास्टर जैंग जो है वो मेरे गेस्ट हैं, इसीलिए अगर आपने उनसे लड़ने की कोशिश की तो मुझे भी बीच में आना पड़ेगा। ये सुनकर 8th प्रिंस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो कहता है, 9th प्रिंस तुम हमारी फैमिली की बेइज्जती करा रहे हो। शियांगलिंग इन सब चीजों को होता देख कहती है, 7th प्रिंस जो है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन दूसरी तरफ 9th प्रिंस है जो कि एक घटिया औरत की खेलने की चीज है। उन दोनों को अपनी तरफ देखते हुए देखकर रुओचन खुद से कहता है, मुझे पता नहीं लेकिन वो दोनों मुझे अजीब तरीके से देख रहे हैं, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। रुओचन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। पीछे से ऑयन रुओचन से कहती है, यंग मास्टर जैंग आप यहाँ पर दोबारा जरूर आएगा, मैं आपको अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगी। अगर आपको कोई कल्टीवेशन रिसोर्सेज की जरूरत हुई तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। रुओचन अपने दोनों स्वॉर्ड्स को लेकर अपने घर पे आता है। काफी ज्यादा बर्फबारी होती है। रुओचन अपने घर के बाहर होता है। वो अपने डीप अबायस स्वॉर्ड को देखकर कहता है, दुनिया बदल चुकी है, लोग बदल चुके हैं, लेकिन अभी भी मेरे हाथों में मेरी 800 साल पुरानी स्वॉर्ड है। डीप अबायस पहले एक शार्प स्वॉर्ड हुआ करती थी, लेकिन अब यही डीप अबायस एंशिएंट स्वॉर्ड जो है वो टूट चुकी है। अगर मुझे इसके अंदर के सभी वर्ड्स को रिकनेक्ट और इसकी पूरी पावर को दोबारा से वापस लाना है तो इसके लिए मुझे एक ऐसे वेपन स्मिथ को ढूंढना होगा जिसका लेवल कम से कम 5th हो। लेकिन क्या यूनवो कमांडर में 5th रैंक वेपन स्मिथ होते भी हैं? अब रुओचन डीप अबायस को स्टोर करते हुए कहते हैं, अगर ये एक यूजलेस मेटल का पीस भी बन जाए उसके बाद भी मैं इसे अपने साथ रखूंगा। ये चीज मुझे याद दिलाती रहेगी कि शियाओ से रिवेंज लेने के लिए मुझे और ताकतवर बनना होगा। अब रुओचन अपनी शाइनिंग सोल स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है,
अब मैं अपनी दूसरी नई स्वॉर्ड को टेस्ट करूंगा। अब रोजन शाइनिंग सोल स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उसकी पावर सीरीज की फर्स्ट वर्ड को इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके फर्स्ट वर्ड के एक्टिवेट होते ही वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा भारी हो जाती है। उस स्वॉर्ड को रुओचन ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहा होता है। रुओचन खुद से कहता है पावर सीरीज के फर्स्ट वर्ड को एक्टिवेट करते ही ये स्वॉर्ड जो है वो कम से कम 100 पाउंड के बराबर भारी हो चुकी है। रुओचन शाइनिंग सोल स्वॉर्ड को मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा भारी होती है कि वो उसे फ्रीली कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा होता। रुओचन खुद से कहता है लेकिन अगर मैं इसके 4 पावर सीरीज के वर्ड को एक्टिवेट कर लूं और उन पावर सीरीज के वर्ड्स को मास्टर कर लूं तो इस स्वॉर्ड की पावर बेमिसाल होगी। रुओचन काफी ज्यादा थका होता है। वो खुद से कहता है लेकिन मेरे अभी के जो जेनवन क्वी है उसके साथ मैं पावर सीरीज के सेकंड वर्ड को एक्टिवेट नहीं कर सकता। मुझे दूसरे टाइप के वर्ड को एक्टिवेट करके देखना होगा। अब रुओचन अपने स्वॉर्ड के आई सीरीज को एक्टिवेट करता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वर्ड और लाइट सीरीज वर्ड को एक्टिवेट करता है। अब रुओचन इन सभी एबिलिटीज को एक्टिवेट करके इन्हें टेस्ट करता है। रुओचन काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि ये टेस्ट सक्सेसफुल निकलता है। शाइनिंग सोल स्वॉर्ड की जो पावर होती है वो सच में काफी ज्यादा ताकतवर होती है। रुओचन खुद से कहता है ये सच में 30,000 सिल्वर कॉइन्स के लायक है और मुझे जल्दी से करके इसके सभी 14 वर्ड्स को एक्टिवेट कर देना चाहिए, तभी मैं इस स्वॉर्ड के ट्रू पावर को देख पाऊंगा। रुओचन अपनी प्रैक्टिस को जारी रखता है। अब 2 महीने बीत जाते हैं। जेड पैलेस में 8th प्रिंस की मॉम 8th प्रिंस को कल्टीवेट करते हुए देख रहे होते हैं। फाइनली 8th प्रिंस येलो रियलम के डाउन स्टेट में पहुंच जाता है। उसकी मॉम कॉन्क्यूबाइन श्याओ ये देखकर उसे कहती है तुमने बहुत अच्छा किया, हालांकि तुम्हारी लेवल जो है वो 5th प्रिंस एंड 6th प्रिंस से कंपेयर नहीं की जा सकती, लेकिन उसके बाद भी जो कमांडरी प्रिंस है वो तुम्हारे प्रोग्रेस और तुम्हारे हार्डवर्क को देखते हुए तुम्हें जरूर कोई इनाम देंगे। कॉन्क्यूबाइन श्याओ अपने बेटे के पास जाती है। 8th प्रिंस अपनी मॉम से कहता है हालांकि एक ऐसा व्यक्ति भी है जो कि मुझसे भी खराब है, उसका जिंदा रहना ही मुझे हमेशा अच्छा दिखाएगा। ये सुनकर कॉन्क्यूबाइन श्याओ कहती है कि तुम 9th प्रिंस की बात कर रहे हो, उसे अभी ही उसका सेक्रेट मार्क मिला है, हो सकता है कि उसने अभी तक अपने बॉडी के नेचुरल स्किल को ठीक भी नहीं किया हो, इसीलिए वो शायद ईयर एंड टेस्ट में पार्टिसिपेट भी ना करे। ये सुनकर 8th प्रिंस हंसते हुए कहता है इस चीज को वो खुद डिसाइड नहीं कर सकता। अब उसी दिन लिन फैमिली के ड्रिल कॉलेजियम में लिन निंगशेन प्रैक्टिस कर रही होती है। लिन निंगशेन अपनी सेक्रेट गाइडिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है। निंगशेन की इस पावर को देखकर लिन फैमिली के दूसरे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि निंगशेन लिन फैमिली की जीनियस होती है और अगर जैसे जैसे निंगशेन आगे बढ़ती रहे तो लिन फैमिली का नाम भी बड़ा होता जाएगा। अब तभी वहाँ पर निंगशेन के फादर फेंगशियान आते हैं। फेंगशियान निंगशेन से कहते हैं तलवारबाजी के लिए तुम्हारा टैलेंट जो है वो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। तुमने 3 महीने के अंदर अंदर स्पिरिचुअल स्वॉर्ड टेक्निक के लो क्लास के फर्स्ट मूव को मास्टर कर लिया है। इस टेक्निक के साथ एयर एंड टेस्ट में सब लोग तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफ करेंगे। निंगशेन अपने फादर की तरफ देखती है। निंगशेन की आंखों में चमक होती है। वो अपने फादर से कहती है ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैंने स्वॉर्ड फॉलोइंग हर्ट रियलम को पहले से ही प्रैक्टिस कर लिया है, इसीलिए मैं इस टेक्निक को इतने ज्यादा कम समय में मास्टर कर पाई। फेंगशियान अपनी बेटी से कहता है युनवू कमांड्री में 10 से भी कम ऐसे जीनियस हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड की अंडरस्टैंडिंग को रियलम ऑफ स्वॉर्ड फॉलोइंग द हर्ट में 20 साल से कम उम्र में प्रैक्टिस कर सकते हैं। निंगशेन अभी तुम सिर्फ 15 साल की हो, तुम्हारा फ्यूचर जो है वो सच में काफी ज्यादा शानदार है, तुम बस प्रैक्टिस करती रहो। अब निंगशेन अपनी बेटी को वहीं पर उसे प्रैक्टिस करता छोड़ वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर रुओचन अपने इंटरनल स्पेस ऑफ टाइम एंड स्पेस में प्रैक्टिस कर रहा होता है। रुओचन को इंटरनल स्पेस ऑफ टाइम एंड स्पेस में प्रैक्टिस करते हुए आधा साल हो जाता है। उसका क्वी पूल जो होता है वो फुल होता है और उसकी बॉडी भी उसके लिमिट तक पहुंचने लगती है। अब रुओचन के लिए भी समय आ चुका था कि वो भी येलो रियलम के डाउन स्टेट में पहुंच सके। रुओचन के सामने काफी ज्यादा मैरो वॉशिंग लिक्विड की बॉटल बड़ी होती है। रुओचन उन्हें देखकर कहता है मेरी करंट फिजिक जो है वो इतनी बढ़िया नहीं है जितनी की मेरी पास्ट लाइफ में थी, लेकिन ज्यादा समय तक प्रैक्टिस करने से मेरे लिए डाउन स्टेट के 11 चैनल्स को ओपन करना मुश्किल नहीं होगा। अब रुओचन मैरो वॉशिंग लिक्विड की बोतल को पीता है एंड वापिस से अपनी प्रैक्टिस में लग जाता है। फाइनली कुछ समय की प्रैक्टिस के बाद वो भी येलो रियलम के डाउन स्टेट में पहुंच जाता है। रुओचन अपने इस माइलस्टोन के साथ काफी ज्यादा खुश होता है। वो खुद से कहता है अब मुझे बाहर जाकर मेरी पावर को टेस्ट करना है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी पावर जो है वो कितने बुल्स के बराबर है। अब कुछ दिन बाद रुओचन पैलेस किंग माउंट पर जाता है। उसके सामने एक बहुत बड़ी चट्टान रखी होती है। उस चट्टान पर वो अपनी गैलोपिन एलिफेंट टेक्निक को यूज करता है, जिससे वो चट्टान टूट जाती है। रुओचन अपनी इस पावर को देखकर कहता है ये इतना बुरा नहीं था, मेरे हाथ की पावर जो है वो कम से कम 18 बुल्स के बराबर है।
अब रोजन को स्वॉर्ड टेक्निक्स को इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। जो उसके पास अभी करंट जेन्युइन क्वी होती है, उसकी मदद से अभी वो सिर्फ 2 वर्ड्स को सेम टाइम पर एक्टिवेट कर सकता था। अब रोजन यही करता है, वो अपने पावर सीरीज के वर्ड ऑफ आई सीरीज सैक्रेड गाइडिंग स्वॉर्ड टेक्निक को इस्तेमाल करता है। इस टेक्निक को यूज करने के बाद वो अपनी सैक्रेड ब्रेकिंग प्लम स्वॉर्ड टेक्निक को इस्तेमाल करता है। इस टेक्निक से जो उसके सामने पेड़ होता है उसके अंदर छेद हो जाते हैं। ये देखकर रोजन काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि इस स्वॉर्ड टेक्निक को सिर्फ वही लोग इस्तेमाल कर सकते थे जो कि स्वॉर्ड फॉलोइंग द हार्ट रियलम में हो। रोजन समझ जाता है कि वो अब हार्ट इंटीग्रेटेड इनटू स्वॉर्ड लेवल के काफी ज्यादा करीब है। रोजन खुद से कहता है, अगर मैं इस मूव को ठीक से कर पाया तो ये मूव मुझे मेरे डिफिकल्ट एनिमी से डिफेंड जरूर करेगा। पिछले जितने भी स्वॉर्ड टेक्निक को अभी तक रोजन ने इस्तेमाल किया होता है वो सभी ऑफेंसिव स्वॉर्ड टेक्निक्स होती हैं। अब रोजन सोचता है कि उसे अब कुछ डिफेंसिव स्वॉर्ड टेक्निक को इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ समय अपनी जेन्युइन क्वी पर फोकस करते हुए वो अपनी सैक्रेड बेल स्वॉर्ड टेक्निक को इस्तेमाल करता है। अब रोजन इस मूव को करने के बाद खुद से कहता है, ये मूव जो है वो मुझे मेरे एनिमी के फुल फोर्स अटैक से डिफेंड कर सकता है। यहाँ तक कि फाइनल स्टेट ऑफ येलो रियलम का कोई एनिमी भी मुझ पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करे तब भी मैं इस टेक्निक को इस्तेमाल करके बच सकता हूँ। ईयर एंड टेस्ट से पहले मेरे लिए अच्छा ये रहेगा कि मैं इन टेक्निक्स को थोड़ा और प्रैक्टिस करूँ। फाइनली अब ईयर एंड टेस्ट का दिन आ जाता है। रोजन के कमरे के बाहर यूनर खड़ी होती है उसकी ड्रेस लेकर। रोजन यूनर से पूछता है कि आज ईयर एंड असेसमेंट का दिन है ना, तो यूनर उसे कहती है कि उसने बिल्कुल सही कहा। अब यूनर रोजन से कहती है, वैसे 9th प्रिंस आपको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है 8th प्रिंस येलो रियलम के डाउन स्टेट तक पहुंच चुके हैं, इसलिए वो आपको जरूर टारगेट करेगा। ये सुनकर रोजन यूनर के थोड़े करीब जाता है एंड उसे कहता है, सिस्टर यूनर चलो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। एक्चुअली मैं भी येलो रियलम के डाउन स्टेट तक पहुंच चुका हूँ। हालांकि मैं अभी तक सिर्फ 11 मेरिडियंस को ही ओपन कर पाया हूँ, मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। इस चीज को सुनकर यूनर के होश उड़ जाते हैं। यूनर रोजन से कहती है, 9th प्रिंस क्या आपको पता है कि 8 मेरिडियंस को डाउन स्टेट ऑफ येलो रियलम में ओपन करने का मतलब ये होता है कि आप एक टॉप जीनियस हो। जो 7th प्रिंस है उसने अभी तक सिर्फ 10 मेरिडियंस को ही ओपन किया है और इसी चीज ने पूरी दुनिया को शॉक करके रखा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके इस सीक्रेट को छुपा कर रखूंगी, लेकिन आपको ध्यान से रहना चाहिए। ये सुनकर रोजन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा कि मैं सावधान रहूं। अब यूनर रोजन से कहती है कि वो उसे तैयार करने में मदद करेगी। अब जब यूनर रोजन को तैयार कर रही होती है तो रोजन यूनर से कहता है, क्या मदर जो है वो ईयर एंड टेस्ट को देखेंगी? तो इस चीज का जवाब देते हुए यूनर रोजन से कहती है, बिल्कुल, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि आप भी ईयर एंड टेस्ट को अटेंड कर रहे हैं। उन्हें काफी ज्यादा खुशी होगी ये जानकर जब उन्हें पता चलेगा कि आप फाइनली एक रियल वॉरियर बन चुके हैं। रोजन को जब यूनर तैयार कर रही होती है तो वो उसे ध्यान से देखती है। यूनर रोजन को बताती है कि कैसे वो सभी प्रिंसेस में से सबसे ज्यादा अच्छा प्रिंस दिख रहा है। अब तैयार होने के बाद रोजन एंड यूनर जो होते हैं वो रॉयल कोलोसियम की तरफ निकल जाते हैं। रॉयल कोलोसियम में ईयर एंड टेस्ट के लिए सेलिब्रेशन हो रहा होता है। ईयर एंड टेस्ट देखने के लिए काफी ज्यादा लोग वहाँ पर आए होते हैं। अब तभी यूनवो कमांडर प्रिंस क्वीन से पूछते हैं कि 7th प्रिंस कहाँ पर है। क्वीन इस चीज का जवाब देते हुए उनसे कहते हैं, योर मैजेस्टी 7th प्रिंस जो है उन्होंने आधे महीने पहले एक लेटर भेजा था जिनमें उन्होंने बताया था कि वो ईयर एंड असेसमेंट में नहीं आ सकते क्योंकि उनके हाथ में कुछ तकलीफ है और वैसे भी उनके मार्शल कल्टीवेशन के लेवल के साथ उनके लिए ईयर एंड टेस्ट को अटेंड करना मीनिंगलेस है। क्वीन की बात सुनकर कमांडर प्रिंस कहते हैं, 7th प्रिंस के बिना इस साल के जो ईयर एंड टेस्ट है उसे देखने में इतना मजा नहीं आएगा। अब तभी कॉन्क्यूबाइन श्याओ कॉन्क्यूबाइन लिन को बेइज्जत करने के लिए कमांडर प्रिंस से कहती है, वैसे महाराज हालांकि जो 7th प्रिंस है वो ईयर एंड टेस्ट को अटेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन 9th प्रिंस जो है वो इस साल ईयर एंड टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। 3 महीने पहले फाइनली उन्हें एक सेक्रेट मार्क मिल चुका है। कॉन्क्यूबाइन श्याओ को ये सब बोलता देख कॉन्क्यूबाइन लिन थोड़ी हैरान हो जाती है। अब तभी कमांडर प्रिंस कॉन्क्यूबाइन लिन से कहते हैं, तुमने मुझे इतनी अच्छी न्यूज के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? ये सुनकर कॉन्क्यूबाइन लिन कहती है, 9th प्रिंस को हाल फिलहाल में ही सेक्रेट मार्क मिला है, आप सेक्लूजन में थे इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करने के बारे में नहीं सोचा। ये सुनकर कमांडर प्रिंस मुस्कुराते हुए कहते हैं, 9th प्रिंस को उनका सेक्रेट मार्क मिल चुका है। ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। आखिर वो कहाँ पर हैं? उन्हें मेरे पास लेकर आओ। कमांडर प्रिंस की बात सुनकर 8th प्रिंस रोज इनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, सभी लोग यहाँ पर हैं, लेकिन मेरा 9th ब्रदर जो है वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। चीजें उसके लिए अब बदल चुकी हैं, उसे फाइनली एक सेक्रेट मार्क मिल चुका है, इसलिए वो घमंडी बन रहा है।
अब तभी पीछे से रुओचन आता है एंड अपने एर्थ ब्रदर से कहता है, एर्थ ब्रदर क्या किसी के पीठ पीछे ये सब बोलना अच्छी बात होती है? रुओचन को वहाँ पर देखकर एर्थ प्रिंस हैरान हो जाता है। अब तभी रुओचन आगे जाता है एंड कमांडर प्रिंस को अपने फादर कहने की जगह उन्हें महाराज कहकर पुकार देता है, जिससे कि सभी लोग हैरान हो जाते हैं। रुओचन को ऐसा कहता देख एर्थ प्रिंस काफी ज्यादा मुस्कुराता है एंड हंसते हुए अपने मन के अंदर कहता है, ये तो सच में मुसीबत को अपने पास बुला रहा है, अब इसे देखने में और मजा आएगा। रुओचन की बात सुनकर कमांडर प्रिंस ऑफेंड हो जाते हैं एंड कहते हैं, तुमने मुझे महाराज कहा? अब तभी क्वीन नाइन प्रिंस से कहती है, नाइन प्रिंस आखिर तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम उन्हें अपना फादर नहीं मानते हो? रुओचन को कमांडर प्रिंस को ऐसा कहता देख कॉन्क्यूबाइन लिन अपने पैरों पर झुक जाती है एंड कमांडर प्रिंस से कहती है, महाराज जरूर रुओचन ने इसे गलती में कह दिया होगा। अब तभी रुओचन कमांडर प्रिंस से कहते हैं, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, एक फादर की ड्यूटी होती है कि वो अपने बेटे को सिखाए। हालांकि मुझे यहाँ पर खराब हालत में लाया गया है, मेरे फादर होने के नाते आखिर आपने मुझे आज तक क्या सिखाया है? क्या आपको मेरी कभी चिंता रही है? एक हस्बैंड होने के नाते आपके अंदर 3 क्वालिटीज होनी चाहिए और ये क्वालिटीज हैं ग्रेटिट्यूड, अफेक्शन एंड मोरालिटी। लेकिन महाराज जब मेरी मॉम को क्वीन ने कोहड़े पड़वाए थे तो आपका उनके प्रति प्यार कहाँ पर गया? आपके पास उनके लिए कोई अफेक्शन नहीं था। मेरी माँ ने पिछले 3 साल में काफी कुछ सहा है, क्या आपके पास उनके लिए कोई ग्रेटिट्यूड है? इतनी ज्यादा ठंड वाली रात को मुझे और मेरी मदर को हमारे घर से निकालकर कोल्ड पैलेस में जाने के लिए कह दिया। क्या आपके अंदर हमारे लिए कोई इंसानियत है? अब क्योंकि आप ना तो एक अच्छे फादर हैं और ना ही एक अच्छे हस्बैंड, तो क्या मैं आपको महाराज कहलाने के लिए गलत हुआ? रुओचन की बात सुनकर कमांडर प्रिंस काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, चारों ओर सन्नाटा फैल जाता है। अब तभी कमांडर प्रिंस क्वीन की तरफ देखते हुए कहते हैं, आखिर उन्हें कोल्ड पैलेस में जाने का ऑर्डर किसने दिया? अब तभी क्वीन कॉन्क्यूबाइन शाओ की तरफ देखने लगती है। क्वीन को अपनी तरफ देखते हुए देख कॉन्क्यूबाइन शाओ खुद से कहती है, हालांकि ये क्वीन का ऑर्डर था, लेकिन मैं ये चीज महाराज को बताने की हिम्मत नहीं कर सकती। अब कॉन्क्यूबाइन शाओ आगे जाकर एर्थ प्रिंस के साथ कमांडर प्रिंस के आगे झुक जाती है एंड कहती है, ये मैंने किया। कमांडर प्रिंस कॉन्क्यूबाइन शाओ से कहते हैं, क्या इसमें सिर्फ तुम ही थी? कॉन्क्यूबाइन शाओ झूठ बोलते हुए कहती है, हाँ ये मैंने किया है। अब कमांडर प्रिंस गुस्से में कॉन्क्यूबाइन शाओ से कहते हैं, अब क्योंकि तुम इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पर अकेले लेने वाली हो तो अब से तुम्हें ही कोल्ड पैलेस में रहना होगा। इस बात को सुनकर कॉन्क्यूबाइन शाओ बेहोश हो जाती है एंड एर्थ प्रिंस उन्हें संभालने लगता है। अब कमांडर प्रिंस रुओचन के पास जाते हैं एंड कहते हैं, लगता है कि तुम एक रियल वॉरियर बन चुके हो, तुम पहले से अब अलग हो। तुम्हारी हिम्मत और गलत चीज के लिए आवाज उठाने के लिए इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ। क्या तुम ईयर एंड टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहोगे? इस चीज को सुनकर रुओचन कहता है, क्यों नहीं। रुओचन को इतना ज्यादा बोल्ड देखकर कमांडर प्रिंस हंसने लगता है एंड कहता है, जैसा कि मैंने अपने बेटे से एक्सपेक्ट किया था, तुम बिल्कुल वैसे हो। अब फाइनली ईयर एंड टेस्ट शुरू होता है। ऑडियंस ईयर एंड टेस्ट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। इस बार के ईयर एंड टेस्ट को देखने के लिए घाओजी के साथ साथ ऑयन भी आई होती है। ऑयन को अपने साथ आया देख घाओजी ऑयन से कहते हैं, बॉस जो रॉयल फैमिली है वो हर बार क्विंगशुआन पवेलियन को इनविटेशन भेजती है, लेकिन अभी तक आपने किसी भी ईयर एंड टेस्ट को अटेंड नहीं किया था, तो इस बार आप अचानक से ईयर एंड टेस्ट को अटेंड क्यों कर रही हैं? ऑयन घाओजी को बताती है कि वो एक इंटरेस्टिंग आदमी से मिली और अब वो उसके बारे में और जानना चाहती है। ऑयन अपने मन के अंदर कहती है, नाइन प्रिंस जो है वो काफी सालों तक खराब हालत में थे और कॉन्क्यूबाइन लिन ने भी अपने फेवर को खो दिया। इस हालत में अचानक से नाइन्थ प्रिंस को इतने ज्यादा पैसे कहाँ से मिले कल्टीवेशन मटेरियल को खरीदने के लिए? आखिर नाइन्थ प्रिंस क्या छुपा रहे हैं? अब तभी घाओजी ऑयनिया को बताता है, बॉस जो पहला राउंड है वो शुरू होने वाला है। जो पहला राउंड है वो है स्टोन ट्रेस को उठाने का एंड इनमें जो सबसे ज्यादा हल्की स्टोन ट्रे है उसका वजन सिर्फ 100 किलो है, जबकि जो हैवीएस्ट स्टोन ट्रे है उसका वजन 1000 किलो है। अब तभी एक छोटी सी प्रिंसेस आगे जाती है एंड सबसे ज्यादा हल्की 100 किलो वाली स्टोन ट्रे को उठा देती है, जिसे देखकर सभी लोग उनकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, क्योंकि जितनी छोटी वो होती है उसके हिसाब से ये कर दिखाना इस चीज को प्रूव करता है कि उस छोटी प्रिंसेस के पास इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ है। घाओजी इस चीज को देखते हुए कहते हैं, इन छोटी प्रिंसेस को इनका सेक्रेट मार्क तब मिला था जब ये 4 साल की थी और अब ये ऑलरेडी 100 किलोग्राम स्टोन ट्रे को उठा सकती हैं। ये सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। अब तभी ऑयनिया कहती है, मुझे याद है इस लड़की की तरह एक और लड़की थी जो कि एक जीनियस थी, उसका नाम लिन निंगशेंग था। ओ हाँ, अब तो उसी की बारी है ना? अब तभी लिन निंगशेंग आगे जाती है। निंगशेंग को देखकर सभी लोग कहते हैं, ये तो लिन्स के हेड की बेटी लिन निंगशेंग है जो कि सिर्फ 15 साल की है। लिन निंगशेंग अपनी स्ट्रेंथ की मदद से 1000 किलोग्राम वाले सबसे ज्यादा हैवीएस्ट स्टोन ट्रे को उठा देती है, वो भी सिर्फ एक हाथ से।
ये देखकर बाकी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड कहते हैं ये तो काफी ज्यादा शानदार बात है, लिंस ने अब एक और जीनियस को पैदा कर दिया है। अब तभी एक लड़की सोचते हुए कहती है एक वुमेन की बॉडी जो है वो एक मैन के साथ कंपेयर नहीं की जा सकती, लेकिन उसने एक हाथ से ही 1000 किलोग्राम वाले स्टोन ट्रे को उठा दिया। आखिर उसकी कल्टीवेशन कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। अब तभी कमांडर प्रिंस कहते हैं आखिर ये जीनियस किस फैमिली से है, ये तो 9th प्रिंस की राइवल हुई। अब तभी क्वीन हंसते हुए पीछे से कहती है महाराज ये लिंस के हेड की बेटी है, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसकी और 7th प्रिंस की एंगेजमेंट करा दी जाए। लिंस के बारे में सुनकर कमांडर प्रिंस को निंगशन के बारे में याद आता है। कमांडर प्रिंस कहते हैं हालांकि मुझे निंगशन के बारे में ज्यादा कुछ तो याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि बचपन में निंगशन और 9th प्रिंस काफी अच्छे दोस्त थे। मैं तो चाहता था कि मैं उन दोनों की शादी कराऊं, लेकिन 3 साल पहले जो कुछ भी चीजें हुई उन सब की वजह से ये चीज अब नहीं हो पाएगी। अब तभी क्वीन मुस्कुराते हुए कहती है महाराज निंगशन के टैलेंट के साथ आखिर वो 9th प्रिंस के साथ शादी कैसे कर सकती है, उन दोनों के बीच का टैलेंट का गैप काफी ज्यादा है और जैसे जैसे समय बढ़ेगा उनके बीच का गैप और ज्यादा बढ़ता जाएगा। किसी तरह से अगर निंगशन की शादी किसी भी प्रिंस के साथ हो जाती है तो इस चीज से लिंस को काफी ज्यादा फायदा होगा। अब रुओचन की स्टोन ट्रे को उठाने की बारी आ चुकी थी। रुओचन को आगे जाता देख 8th प्रिंस कहता है 9th ब्रदर थोड़ा ध्यान से, नहीं तो तुम पत्थर के नीचे आके मर जाओगे। अब तभी एक दूसरा आदमी कहता है तुम्हें सेकंड मार्क को मिले हुए सिर्फ कुछ ही समय हुआ है, मुझे तो इस चीज का डर है कि 9th प्रिंस अभी तक वॉशिंग मैरो एंड ब्रेकिंग आउट ऑफ चैनल्स को भी कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे, शायद से वो सबसे ज्यादा हल्की स्टोन ट्रे को भी नहीं उठा पाएगा। अब तभी पीछे से एक और आदमी रुओचन को चिढ़ाते हुए कहता है रॉयल फैमिली की बेइज्जती कराने के बजाय मैं घर पर रहने को ज्यादा सही समझता। अब रुओचन स्टोन ट्रेस को उठाने के लिए आगे जाता है। एक तरफ रुओचन आगे जा रहा होता है तो दूसरी तरफ से निंगशन बाहर चल के आ रही होती है। निंगशन रुओचन को देखकर कहती है कजन तुम्हारी इस एबिलिटी के साथ तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, शायद तुम सबसे ज्यादा हल्की 100 किलोग्राम वाली स्टोन ट्रे को भी नहीं उठा पाओगे। ना सिर्फ तुम खुद की बेइज्जती करोगे बल्कि इस चीज से रॉयल फैमिली एंड कॉन्क्यूबाइन लिन की भी बेइज्जती होगी। आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो। रुओचन पीछे मुड़ता है निंगशन से कहता है कजन निंगशन मैं मानता हूँ कि तुम्हारा टैलेंट जो है वो सच में काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, हालांकि इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम दूसरों को गलत बोल सकती हो। ये सुनकर निंगशन चिढ़ जाती है एंड कहती है तो ठीक है तुम्हें जो करना है तुम वो करो। निंगशन अपने मन के अंदर कहती है मैंने तुम्हें ये इसीलिए कहा था क्योंकि हम बचपन में काफी अच्छे दोस्त थे, हमने एक दूसरे के साथ अच्छे पल बिताए हैं, लेकिन आखिर तुम इतने ज्यादा जिद्दी क्यों हो रहे हो, तुम खुद की बेइज्जती क्यों करवा रहे हो। अब रुओचन आगे स्टेडियम पर जाता है एंड सबसे ज्यादा हल्के स्टोन ट्रे जो कि सिर्फ 100 किलोग्राम का होता है उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। सभी लोग ये देखकर ये सोचने लगते हैं कि रुओचन जो है वो 100 किलोग्राम वाले स्टोन ट्रे को उठाने वाला है, इसीलिए वो ऑडियंस में बैठे हुए सभी लोग रुओचन को गुड फॉर नथिंग कहते हैं। अब तभी क्वीनिया रुओचन को सबसे ज्यादा हल्के स्टोन ट्रे के पास जाता देख कहती है तुम्हारी करंट एबिलिटी के साथ ये ठीक नहीं होगा है ना। रुओचन सबसे ज्यादा हल्की स्टोन ट्रे के पास जाता है, ये देखकर सभी लोग उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। अब तभी अचानक रुओचन सबसे ज्यादा हैवीएस्ट स्टोन ट्रे के पास जाता है। रुओचन को सबसे ज्यादा हैवीएस्ट स्टोन ट्रे के पास जाता हुआ देखकर ऑडियंस में बैठे हुए लोग बात करने लगते हैं कि कैसे रुओचन घमंडी बनते हुए आगे जा रहा है और आगे जाकर वो सिर्फ खुद की बेइज्जती ही करवाएगा। रुओचन के इस अकड़ को देखकर 8th प्रिंस को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो कहता है वो 1000 किलो वाले स्टोन ट्रे को नहीं उठा पाएगा, चाहे वो अगले 30 साल तक भी प्रैक्टिस कर ले। तुम सच में काफी ज्यादा बेवकूफ हो 9th प्रिंस। ये देखकर निंगशन को भी काफी ज्यादा हैरानी होती है एंड वो भी अपने सर पर हाथ मारती है। अब तभी रुओचन अपने पैर की मदद से पहले स्टोन ट्रे को ऊपर उछालता है। स्टोन ट्रे को ऊपर उछालने के बाद वो उस पर अपने हाथ से पंच मारता है जिससे कि वो स्टोन ट्रे और ज्यादा ऊपर चली जाती है। ये देखकर सभी लोग रुओचन को पागल बताते हैं क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि वो भारी स्टोन ट्रे अब रुओचन के ऊपर गिर जाएगी जिसकी वजह से रुओचन की मौत हो जाएगी। अब सभी लोग तब हैरान हो जाते हैं जब रुओचन उस स्टोन ट्रे को एक हाथ से उठा लेता है एंड उठाकर उसे इजीली नीचे भी रख देता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सभी लोग बात करने लगते हैं कि शायद 9th प्रिंस जो थे वो अपनी ट्रू पावर को छुपा के रखे हुए थे और आखिर में क्योंकि वो अभी भी राजघराने से हैं तो जैसा कि राजघराने के लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है रुओचन सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। रुओचन की स्ट्रेंथ को देखकर 8th प्रिंस एंड निंगशन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब तभी 8th प्रिंस कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। साथ में खड़े हुए निंगशन कहती है आखिर वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, क्या वो जानबूझकर अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहा था ताकि वो मुझे बेइज्जत कर सके। अब तभी दूसरी तरफ आयनिया रुओचन की परफॉर्मेंस को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है एंड वो अपने मन के अंदर कहती है ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसने अपनी जेन 1 की को वेव करंट में बदल दिया और वेव करंट के इस्तेमाल से उसने पहले स्टोन ट्रे को ऊपर उछाला और जब
वो स्टोन ट्रे नीचे गिर रही थी तो उसने सेम वेव करंट को इस्तेमाल करके उसे आराम से नीचे आने दिया। उसकी जेन्युइन क्वी पे जो मास्टरी है वो अलग है। यहाँ तक कि जो ब्लैक रियलम के वॉरियर्स होते हैं उनकी भी उनके जेन्युइन क्वी पर इस तरीके का कंट्रोल नहीं होता। अब जैसे ही कॉन्क्यूबाइन लिन अपने बेटे की इस परफॉर्मेंस को देखती हैं तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं एंड उनके खुशी के आंसू आने लगते हैं। वो रोते हुए अपने आंसू को पोंछती हैं एंड कहती हैं, मुझे पता था रुओचन, तुमने कर दिखाया। मैंने इस दिन के लिए काफी समय से इंतजार किया था। कॉन्क्यूबाइन लिन के बगल में खड़े हुए कॉन्क्यूबाइन श्याओ रुओचन की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा शॉक्ड होती हैं। उसके पसीने आ रहे होते हैं। वो अपने मन के अंदर कहती है, नाइन्थ प्रिंस की इस कामयाबी के बाद मैं अब कॉन्क्यूबाइन लिन को परेशान नहीं कर सकती। अब जैसे ही रुओचन के फादर कमांडर प्रिंस इस चीज को देखते हैं तो वो उसके लिए तालियां बजाते हुए कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा किया। हालांकि तुम्हारी शुरुआत काफी ज्यादा देरी में हुई है, लेकिन ऑलरेडी तुम इस चीज में सक्सेसफुल हो रहे हो। मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस को आगे भी देखना चाहता हूँ। अब तभी जुनवो कमांडर की एक सुपीरियर मिनिस्टर सभी दूसरे पार्टिसिपेंट को बताते हैं कि जो सेकंड राउंड होने वाला है वो किंग माउंट पे होने वाला है और सेकंड राउंड जो है वो एक हंटिंग राउंड है। अब क्योंकि हंटिंग जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है, इसीलिए टेस्ट के सेकंड राउंड में जो पार्टिसिपेंट हैं उनके स्पॉट्स जो हैं वो भी लिमिटेड हैं। जिन पार्टिसिपेंट ने सबसे ज्यादा हैवीएस्ट स्टोन ट्रे को उठाया था सिर्फ वही पार्टिसिपेंट्स इस राउंड को खेल सकते हैं। सेकंड राउंड के लिए 43 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जिनमें से एक जैंग यूशी भी होती है जो कि 9th प्रिंसेस होती है एंड रुओचन की बहन होती है। यूशी रुओचन की तरफ देखती है एंड उसे कहती है, 9th ब्रदर, हंटिंग करते दौरान आप संभल कर रहिएगा क्योंकि मैं आपकी राइवल हूँ। यूशी को ये सब कहता देख रुओचन थोड़ा कंफ्यूज होता है। अब तभी यूशी रुओचन को कहती है, जो 8th प्रिंस थे वो आपके एग्जाम्पल को फॉलो करके सभी स्टोन ट्रेस को उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब वो 10 स्टोन ट्रेस गिर गई तो उनके पैर पे चोट आ गई। ये तो सच में काफी ज्यादा शर्मनाक है। इस चीज को सुनकर रुओचन स्माइल करता है। अब तभी वो सुपीरियर मिनिस्टर सभी को बताते हैं सभी पार्टिसिपेंट को 5 थंडर एरोज दी जाएंगी। जो थंडर एरोज होती हैं वो फर्स्ट लेवल सैवेज बीस्ट को मारने के काम आती हैं और जितने स्ट्रॉन्गर आदमखोर बीस्ट को वो लोग मारेंगे उतनी बेटर उनकी परफॉर्मेंस होगी। सभी वॉरियर्स को उनके लिए अलग अलग घोड़े दिए जाते हैं। सुपीरियर मिनिस्टर सभी से कहते हैं सिर्फ वही वॉरियर थर्ड राउंड में आगे बढ़ पाएंगे जो कि आदमखोर बीस्ट को मार पाएंगे। जिस जगह पर वो लोग जा रहे हैं यानी कि किंग माउंट जो है वो खतरों से भरा हुआ है, इसीलिए वहाँ पर जाने की वजह से उन्हें अपनी जिंदगी को भी खोना पड़ सकता है। वो सुपीरियर मिनिस्टर सभी को वार्निंग देते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें एक सेकंड लेवल सैवेज बीस्ट मिले तो वहाँ से तुरंत भाग जाना। अब किंग माउंट में हंटिंग जो है वो शुरू होती है। अब तभी निंगशन जो कि अपने घोड़े पे बैठी होती है वो रुओचन के पास जाती है एंड उसे कहती है, कजन, जो पावर टेस्ट है वो मेरी स्पेशलिटी नहीं है। मैं तुमको दिखाऊंगी कि मेरी ट्रू स्ट्रेंथ जो है वो कैसी है। मुझे उम्मीद है कि तुम भी अपना बेस्ट दे सको। अब ये बोलकर निंगशन वहाँ से चली जाती है। अब तभी रुओचन के पीछे से यूशी आती है एंड उसे कहती है, 9th ब्रदर, मैं भी अब आगे जा रही हूँ। सभी को आगे ज्यादा देख रुओचन खुद से कहता है, जो रियल गेम है अब वो फाइनली स्टार्ट हो रहा है। अब रुओचन भी अपने घोड़े में बैठता है एंड किंग माउंट पर हंटिंग करने के लिए आगे बढ़ता है। अब कुछ देर इधर उधर भटकने से उसे एक रैबिट मिलता है जो कि एक लाइटनिंग रैबिट होता है। लाइटनिंग रैबिट को अपने सामने देखकर रुओचन अपने बो एंड थंडर एरो को बाहर निकालता है एंड उस लाइटनिंग रैबिट की तरफ पॉइंट करते हुए खुद से कहता है, जो लाइटनिंग रैबिट है वो काफी ज्यादा फास्ट है लेकिन उसका डिफेंस जो है वो काफी ज्यादा वीक है। ये मेरे लिए एक परफेक्ट शिकार है। रुओचन कुछ सोचता है एंड रुक जाता है। रुओचन खुद से कहता है, ये सैवेज बीस्ट जो है वो फर्स्ट लेवल के भी नीचे आता है, इसीलिए इस पर एरो वेस्ट करना बेकार होगा। अब रुओचन इससे पहले कुछ और सोच सके तभी कोई और आकर उस लाइटनिंग रैबिट पर एक एरो मार देता है जिससे कि वो लाइटनिंग रैबिट मर जाता है। ये देखकर रुओचन हैरान हो जाता है। अब तभी रुओचन अपने सामने देखता है, उसके सामने से 6th प्रिंस आ रहा होता है। रुओचन को ताना देते हुए 6th प्रिंस कहता है, 9th ब्रदर, तुम पहली बार किंग माउंट पर हंट कर रहे हो, क्या तुम्हें सैवेज बीस्ट को मारने में डर लग रहा है? तुम्हें एक आदमी बनने के लिए अभी और हिम्मत चाहिए। ये कहकर 6th प्रिंस हंसने लगता है। अब 6th प्रिंस वहाँ से जाते हुए रुओचन को ताना देते हुए कहता है, किंग माउंट पर काफी ज्यादा सैवेज बीस्ट है, तुम्हारे पास 5 थंडर एरोज हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन 5 थंडर एरोज से 5 शिकार भी करोगे। 9th ब्रदर, इस चीज का ध्यान रखना कि तुम खाली हाथ वापस ना लौटो। अब ये कहकर 6th प्रिंस रुओचन को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। 6th प्रिंस की बात सुनकर रुओचन खुद से कहता है, उसने बिल्कुल सही कहा, मुझे जल्दी जल्दी हंट करना होगा। अब तभी रुओचन एक सांड की आवाज को सुनकर एक तालाब के पास पहुंचता है। वहां पर पहुंचकर वो सामने देखता है, उसके सामने उसकी 9th सिस्टर होती है जो कि 3 सैवेज बुल से फाइट कर रही होती है।
तभी यूशी जो होती है वो पीछे मुड़कर देखती है। रुओचन को देखकर यूशी उसे कहती है, नाइन्थ ब्रदर, तुम्हें यहाँ पर आने में थोड़ी देरी हो गई। ये 3 सैवेज बुल्स जो हैं वो मेरे हैं। अब यूशी अपने 3 थंडर एरोज को इस्तेमाल करती है एंड उन तीनों सैवेज बुल्स को मार देती है। ये देखकर रुओचन हैरान हो जाता है एंड खुद से कहता है, यूशी असल में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। रुओचन अपनी बहन यूशी को देखते हैं। यूशी अपने 3 थंडर एरोज की मदद से 3 सैवेज बुल्स को मार देती है एंड रुओचन से कहती है, मेरी एरो टेक्निक जो है वो ह्यूमन स्टेज के इंफीरियर क्लास में है और मैंने इसे कम्प्लीटली मास्टर भी कर लिया है। आपको इसके बारे में क्या लगता है नाइन्थ ब्रदर? अब जैसे ही रुओचन कुछ बोलने जा रहा होता है तभी उस तालाब के अंदर से बुलबुले बाहर आने लगते हैं। ये देखकर रुओचन समझ जाता है कि उसके अंदर जरूर कोई सैवेज बीस्ट होगा। रुओचन यूशी को संभलने के लिए कहता है। तभी उस तालाब के अंदर से एक सैवेज बुल बाहर निकलता है। जैसे ही यूशी को उस सैवेज बुल के बारे में पता लगता है तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो सैवेज बुल यूशी के घोड़े पर हमला कर चुका होता है। यूशी अपने घोड़े से उठकर बचने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से वो नीचे जमीन पर गिर जाती है। यूशी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उस जगह से उठकर वहां से जा सके। यूशी अपने सामने उस सैवेज बुल को देखती है जो कि उसकी तरफ फुल रफ्तार से आ रहा होता है। यूशी उस सैवेज बुल को अपनी तरफ आता हुआ देख खुद से कहती है, अब तो ये मुझे जान से मार देगा। वो सैवेज बुल यूशी के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। यूशी काफी ज्यादा घबरा जाती है। अब तभी यूशी अपने सामने रुओचन को देखती है। रुओचन अपने एक थंडर एरो को इस्तेमाल करता है एंड उस सैवेज बुल को मार देता है। यूशी को देखकर रुओचन उसे कहता है, क्या तुम ठीक हो? यूशी, जिसके काफी ज्यादा पसीना आ रहा होता है, वो रुओचन से कहती है, अगर तुम ये नहीं करते तो मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका होता। नाइन्थ ब्रदर, तुम्हारी एरो टेक्निक्स जो है वो सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। एक आयरन बुल का डिफेंस जो होता है वो येलो रियलम के मिड स्टेट के वॉरियर के डिफेंस के बराबर होता है। यूशी की बात सुनकर रुओचन यूशी से कहता है, चाहे एक इंसान हो या एक सैवेज बीस्ट, दोनों की कमजोरियां होती हैं। अब चाहे तुम कमजोर हो या ना हो, लेकिन अगर तुम अपने ओपोनेंट के वीकनेस पर टारगेट करते हो तो तुम उन्हें आराम से मार सकते हो। रुओचन की बात सुनने के बाद यूशी रुओचन के घोड़े पर बैठते हुए उसे कहती है, जो थंडर एरोज होते हैं उनकी मार्किंग्स होती हैं, इसीलिए जो गार्ड्स हैं वो बाद में आकर इन्हें मार कर लेंगे, जिससे कि पता चल जाएगा कि किस सैवेज बुल को किसने मारा है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। यूशी को अपने घोड़े पर बैठता देख रुओचन उसे कहते हैं, आखिर तुम क्या कर रही हो? यूशी रुओचन से कहती है, मेरा एंटीलोप हॉर्स जो है उसे चोट लगी है, इसीलिए जायज सी बात है कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। तुम अपनी बहन को पैरों से चलकर हंट करने के लिए तो नहीं कहोगे, है ना? अब यूशी रुओचन की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाती है एंड कहती है, नाइन्थ ब्रदर, अब चलो चलते हैं। अगर हमने जल्दी नहीं की तो दूसरे लोग सभी सैवेज बीस्ट को मार देंगे। यूशी की बात सुनकर रुओचन थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो यूशी का हाथ पकड़ता है एंड उसके साथ घोड़े पर बैठ जाता है। अब दोनों यूशी एंड रुओचन जो होते हैं वो एक घने जंगल में हंट कर रहे होते हैं। यूशी रुओचन को बताती है कि पिछले 10 साल में सिर्फ 7th प्रिंस ही एक ऐसा वॉरियर है जिसने की एक सुपीरियर क्लास लेवल 1 सैवेज बीस्ट को मारा हो, इसीलिए उनके लिए ये सोचना कि उन्होंने एक आयरन बुल को मारा है ये इतना भी खराब नहीं है। अब यूशी जो होती है वो काफी ज्यादा शोर करने लगती है एंड कहती है, एक सुपीरियर क्लास लेवल 1 सैवेज बीस्ट की जो पावर होती है वो उस वॉरियर के पावर के लेवल के बराबर होती है जो वॉरियर येलो रियलम के कंप्लीशन स्टेज पर हो। यूशी रुओचन से कहती है कि अगर उन्हें एक सुपीरियर क्लास लेवल 1 सैवेज बीस्ट मिलता है तो उनके पास भागने का भी समय नहीं होगा। अपने आसपास के एरिया को ऑब्जर्व करने के बाद रुओचन को पता लगता है कि उनके आसपास एक सैवेज बीस्ट है, इसीलिए वो यूशी को शांत रहने के लिए कहता है। अब तभी उस घने जंगल से एक ग्रीन फायर डियर जो कि एक सुपीरियर क्लास लेवल 1 सैवेज बीस्ट होता है वो यूशी एंड रुओचन के पास चलकर आता है। यूशी उस सैवेज बीस्ट को देखकर घबरा जाती है एंड कहती है, ये तो एक सुपीरियर क्लास लेवल 1 ग्रीन फायर डियर है। नाइन्थ ब्रदर, अब हमें क्या करना चाहिए? अब तभी रुओचन अपने घोड़े से उतरकर अपने बाकी बचे हुए थंडर एरोज को यूशी को देते हुए कहता है, मेरे पास अभी भी 3 थंडर एरोज बची हुई हैं और तुम्हारे पास जो एक बची है उसे मिलाकर हमारे पास 4 थंडर एरोज हैं। तुम्हारी एरो टेक्निक जो है वो जरूर इस ग्रीन फायर डियर को डराने के लिए काफी है। रुओचन की बात सुनकर यूशी समझ जाती है कि रुओचन उस डियर से लड़ने वाला है, इसीलिए वो रुओचन से कहती है, मुझे ये मत कहना कि तुम। अब तभी रुओचन पीछे मुड़ता है एंड यूशी से पूछता है, क्या तुम एक सुपीरियर क्लास लेवल 1 ग्रीन फायर डियर को नहीं मारना चाहती? अब रुओचन उस ग्रीन फायर डियर को देखता है एंड अपने मन के अंदर कहता है, एक ग्रीन फायर डियर की जो एडवांटेज होती है
वो होती है उसकी स्पीड। अगर मैं इसके हमले का पहले से ही पता लगा पाया तो मैं उससे आराम से बच सकता हूँ। अब रोजन उस डियर को चैलेंज करते हुए अपनी तरफ बुलाता है। वो डियर भी रोजन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है एंड वो चिल्लाते हुए रोजन की तरफ आने लगता है। रोजन अपनी जेन्युइन की मदद से एक लॉन्ग जंप लेता है जिससे कि उस डियर का हमला मिस हो जाता है। अब रोजन हवा में होते हुए अपने ड्रैगन इन द स्काई हमले को उस ग्रीन फायर डियर पे इस्तेमाल करता है जिससे कि उस सैवेज बीस्ट की हालत खराब हो जाती है। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखना। माता ने